food is like Bollywood movies, hero or villain, but it is more like a Malayalam movie. Every character has a nuance. How many people that you followed in the last 10 years are still there on social media? People just vanish. और आप उनको follow कर रहे हो just looking at their short-term results. After 2 years where they are, you have no idea. All the basics. Hydrate, sleep well, do resistance training, अच्छा से protein meet करो. It's all that. Nothing fancy. When the promises are too good to be true, that should be the first red flag. Second, when it is sounding too easy, बस ये एक चीज करनी है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है. ज्यादातर ऑडियंस को है ना कुछ करना नहीं है. You know वो बोलते हैं ना दिल को दिलासा देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. मुझे आज 20 किलो वजन कम करना है तो मैं मेरा एक हाथ एक पैर काट दूंगी. बट इज दैट द राइट वेट लॉस? 100 ग्राम सोया की जो बड़ी आती है उसमें 50 ग्राम प्रोटीन होता है. 100 ग्राम के आसपास में पड़ेगी आपको 18 रुपए की. 4 अंडे ले लो 20 रुपए के. 44 रुपए में आपको 75 ग्राम प्रोटीन मिल जाए. सारे डाइट्स को रखा था, लो कार्ब, लो फैट, वीगन और वो सारे. उनकी सारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बताई थी. तड़का नहीं लगाना या नमक नहीं डालना है या मिर्ची नहीं डालना है, बिल्कुल सब कुछ लगा सकते हो. कितना तड़का लगेगा ये चेंज होगा, शायद कितना तेल जाएगा वो चेंज होगा, पर बेस्वाद खाना नहीं खाना पड़ता. हेल्दी खाना इज नॉट बेस्वाद. थर्ड सिग्नल को हंगर सिग्नल से कंफ्यूज करते हैं एंड वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली इन फीडिंग स्टेज. खाते जाते 300 मिलियन रिसर्चर्स है और वहीं पे एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें बोला है कि इसमें 75% ऑफ द रिसर्चर्स आर एब्सोल्यूट गार्बेज. अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मैंने कुछ वेरिएबल पहना है विदाउट एनी सेइंग, मैंने आपको बता दिया है कि आई एम अ फिटनेस फ्री, एक स्टेटस आ जाता है. उमेश का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं. दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम मीटिंग हर. आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन. सो आज इंडिया में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहीं को आप जानते हो, कहीं को आप नहीं जानते. बट मैंने एक चीज़ देखी है कि कईयों की काउंटर इंट्यूटिव फिलोसॉफी होती है. माना कि जो फिटनेस फिलोसॉफी एक बंदा यूज़ कर रहा है उसके ठीक ऑपोजिट कोई और बंदा वो फिलोसॉफी करता है. तो मैं शुरुआत इसी से ही करना चाहूँगा कि आप तीनों की पर्सनल फिलोसॉफी क्या है, तो उससे बाद वी कैन टेक फॉरवर्ड. जैसे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम यू. साइंस में कोई पर्सनल फिलोसफी नहीं होती है. साइंस जो कोई यूनिवर्सल होती है, कांस्टेंट होती है, इवॉल्व होती रहती है, अपडेट होती रहती है. सो एज ए एजुकेटर, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, मेरा काम वही है कि जो भी लेटेस्ट साइंस है उसमें अपने आप को अपडेट करना और फिर वो लोगों पे पास ऑन करना है. माई फिलोसफी इज जस्ट दैट. ओके, एनीथिंग साइंस इज योर फिलोसफी वैसे? And not anything science, the latest, most credible science, which is validated by institutions like WHO, CDC, ICMR, ये सब चीज़ें I propagate. Personally कोई philosophy नहीं है. माई फिलोसफी थोड़ा ज़्यादा होलिस्टिक है. नेचर जैसे नेचर ऑफ प्रैक्टिस इज वेल. जैसे एक बात हुई कि ऑफकोर्स साइंस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही है, तो साइंस की बात या साइंस को साथ में लेके ही उस पर ही बेस्ड होते हैं रिकमेंडेशंस. पर उसमें बीइंग अ वुमन और इतने सारे, जब मैं औरतों के साथ काम करती हूँ तो उस एक अलग सोशो कल्चरल डायनामिक भी उसमें आ जाता है, क्योंकि हर एक पर जो हेल्थ है वो सेम नहीं दिखता है. ओके, राइट, हेल्थ लुक्स डिफरेंट ऑन एवरी पर्सन. तो उसी तरह जैसे हमने ICMR के हिसाब से या हमने NIN के गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने आपको कहा कि आप ये इतना ग्राम खाओ रोज़, ठीक है, पर क्या ये मेरे बजट में बैठने वाला है? क्या ये मेरे घर में मुझे ये खाने के लिए अलाउ करेंगे? क्या ये मैं रोज़ मेरे चैलेंजेस जो लाइफ चैलेंज है उसके साथ ये कर पाऊँगी? इस सब का भी ध्यान रखते हुए मैं रिकमेंडेशंस देती हूँ. तो ऐसे में अगर कोई जैसे प्रोटीन की बात करें, बहुत चर्चा में है आजकल प्रोटीन. ऑप्टिमल प्रोटीन अगर कोई ना भी ले पा रहा हो तब भी मैं उनको कहती हूँ कि 80% की कोशिश कीजिए. तो थोड़ा ज़्यादा लाइफ को इट्स मोर लाइफ रेडी न्यूट्रिशन प्रैक्टिस है मेरी, कि जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समझते हैं कि हमके ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी वैक्यूम में या आइडियल सिनेरियो में नहीं रहते. तो साइंस के साथ में लाइफ पर्सपेक्टिव से भी काम करते. ओके, उमेश भाई आपके? I think 1+2 because +1 for both. Yeah. But if I was to spell out my philosophy, it would be one word: sustainability. Okay. Idealism is one point के साइंस के हिसाब से क्या सही है, बट वो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए सस्टेनेबल क्या है. Okay. वो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक इज अमेजिंग, बट वो क्लाइंट अगर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, उसको पूरी जिंदगी नहीं फॉलो कर रहा, तो वो उसके लिए बेस्ट नहीं है. सो व्हाट इज बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशन दैट अमिता मेंशन. What is sustainable? So sustainability is my philosophy. That's what I would say. अब इंडिया में आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस, आई थिंक डेकेड ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपके कौन से आपको लग रहा है कि इंडिया के पेन पॉइंट्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम अ जनरल एंगल? मैं जानता हूँ कि न्यूट्रिशन में या कुछ में भी इट इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कि आपने कहा कि सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक.
तो आपके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड इंडिया को कौन से हेल्थ चैलेंजेस हमें एड्रेस करने हैं, कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हमें उनके एड्रेस करने हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, वो ऊपर से आपसे जानना चाहूँगा ताकि हम लोग उससे कन्वर्जेशन आगे बिठा सकें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ एक मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना इज़ ऑल्सो मच बिगर एजेंडा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सही एजुकेशन होती है, सही साइंस होती है, उसको प्रोपागेट होने में टाइम लगता है बिकॉज इट्स बोरिंग, साइंस इज़ नॉट सेक्सी। बट वहीं पे कुछ लोग जब उसमें मसाला भर देते हैं, स्केयर मॉन्गरिंग करते हैं, फियर मॉन्गरिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें लोगों की अपनी खुद की एक कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक बायसेस भी आ जाती हैं, तो वहाँ पर फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा कि भाई अपनी पर्सनल बायसेस साइड में रख के यू बी रैशनल, बी लॉजिकल एंड फॉलो what is there like the mainstream science. अपनी साइंस खुद से इन्वेंट ना करके because there are people who are doing great work, right? तो ये जो उन्होंने कहा कि अपनी साइंस को इन्वेंट ना करे, ये बहुत प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ। जैसे इंडिया में हम सब लोग, हर कोई ना अब हेल्दी खाना है या एक्सरसाइज करना है, ये हर कोई जानता है, पर किसी को वो करना नहीं है। हर कोई एक मैजिक पिल का वेट कर रहा है कि वो सब मेरी ज़िंदगी जैसी है वो चलती रहे, आप मुझे ये एक कुछ खाने को या पीने को बोल दो तो मैं वो कर लूँ और उससे मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे जिसने कहा कि एक्चुअल साइंस जो है वो बहुत बोरिंग होता है, उसी तरह एक्चुअल रिजल्ट लाने वाली जो चीज़ होती है, एक्चुअल डीप हेल्थ जो होता है, वो भी काफ़ी बोरिंग होता है। रोज़ आपको वही सेम 4 चीज़ें खानी है और वही सब खाते हैं इवेंचुअली, पर फिर भी उनको लगता है कि जब हम बताते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये तो हमें डाइट का खाना दे रहे हैं, और लो स्टैंडर्ड नॉर्मल डाइट अगर उसमें थोड़ा सा बैलेंस का ध्यान रखें तो हो सकता है। पर चैलेंज ये है कि सबको कुछ एक अलग करना है कि आजकल मैं तो ये कोई कैप्सूल ले रहा हो या पिल ले रहा हो तो उससे मुझे बहुत रिजल्ट आया या फ़र्क पड़ा। एक वो है, कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि हम जो कर रहे हैं अभी, दादा दादी खाते थे उसी पे हम अब तक अटके पड़े हैं। 80 साल हो गए उस चीज़ को, ठीक है। वर्ल्ड कहाँ का कहाँ आ गया। दादा दादी जैसे मेरे दादा पूरा दिन साइकिल पे घूमते थे, ओके, पूरा दिन साइकिल पे घूमते थे, दिन में सिर्फ 2 बार खाते थे। हम लोग कितनी बार खा रहे हैं, भले तब वो 2-3 भाकरी खाते हो, घी खाते हो, गुड़ खाते हो, पर उनका वर्कआउट देखो कितना होता था दिन में। हम कंप्यूटर के सामने खड़े, पर हमें इस बात को जानने के नाम कहना मेरे दादा दादी तो ये खाते थे, वो 90 साल तक जिए, बाकी सब भी करते थे, वो चीज़ें मत देखो। तो ओवर रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, ओवर रिलायंस, एग्रीड एंड एक्सेप्टेड, बहुत अच्छे से बैलेंस है अगर उसको उस तरह से बैलेंस करके खाओ तो, जो ज़्यादातर लोग खाते नहीं हैं। एक डिनाइल में रहना कि हम जो करें वो महान है, बॉस बहुत महान है, पर उसमें थोड़ा सा गैप से वो फिल करनी है, और कुछ एक मैजिक कोई चीज़ आ जाए कि भाई शॉर्ट कुछ क्विक सोल्यूशन आ जाए, फिर वो क्विक सोल्यूशन भले उनको 6 महीने ही काम करे और फिर वापस दे विल बी बैक एट स्क्वायर वन, वो चलेगा, पर अभी तो मुझे रिजल्ट आया। ये थोड़ा जो है जब तक चेंज नहीं होता, और लाइक ही सेड अगेन, मिस इन्फॉर्मेशन पे बहुत जल्दी से विश्वास रख लेते हैं। कैसे रख रहे हो विश्वास, कैसे, हाउ? कुछ आप बहुत इंटेलिजेंट है, हम इंडियंस एज अ कम्युनिटी वी आर अ सुपर इंटेलिजेंट पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं हम, सबसे ज़्यादा देश में अगर देखो तो, पर जब लॉजिक की बात आती है सब फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक बोरिंग है, वो लॉजिक सच बताता है, हमें वो मानना नहीं, हमें कहना है नहीं नहीं यार ये नहीं, कुछ तो और होगा। चैलेंज, प्रॉब्लम मैं जो खा रही हूँ उसमें है ही नहीं, ये चैलेंज आ रहा है, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक आप जो बोल रहे थे ना, इट इज सो आई हैव अ थियरी, ठीक है, आई हैव अ थियरी दैट कि हम सब इंडियंस हैं ना प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी से सफ़र करते हैं। हमें बचपन में जब भी बीमारी होती थी हम डॉक्टर के पास जाते थे, एग्जामिनेशन होता था और फिर वो कोर्स लिखे रहे भाई 10 दिन के लिए फॉलो करना है। तो पैंडेमिक के बाद वी ऑल हैव बिकम वेरी अवेयर अबाउट लाइफस्टाइल कंडीशंस, बट वी आर ट्राइंग टू ट्रीट इट विद प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी। दैट्स व्हाई आई एम श्योर यू बोथ वुड हैव फेस्ड द सेम कि सर मुझे 30 दिन का प्लान चाहिए, मुझे 3 महीने का प्लान, मुझे महीने में इतना किलो। मैं लोगों को बोलता हूँ तुम इंसान और सब्जी मंडी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो खुद को, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सो वी हैव टू कम आउट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी इफ वी वांट टू प्रिवेंट ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। अभी तो कुछ नहीं है ना, आप जो बोल रहे थे, एंड आई थिंक जेसी हैज टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट, कोई दादा दादी नहीं जीते थे इतना। पूरे दुनिया का लाइफ स्पैन इफ यू सी हिस्टोरिकली
इट वाज लाइक कोई भी आप सेंचुरीज उठा के देख लो 30, 35, 40, दैट्स इट। उनको डायबिटीज नहीं होता था क्योंकि वो उतना जीते ही नहीं थे। एक भी थे। सैम्पलिंग बायस है ये। सैम्पलिंग बायस है एंड अगर हेल्दी थे तो कितने मिल्खा सिंह निकले हम सबके दादा दादी मिल्खा सिंह या पीटी उषा होने चाहिए थे ना। वेयर आर वी इन द ओलंपिक्स और वेयर जस्ट जीना, लंबा जीना एंड गुड क्वालिटी लाइफ जीना डिफरेंट है एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम डिनायल में से निकलना पड़ेगा हमें एज ए नेशन। राइट। अब आजकल कोई डाइट या फिटनेस की बात करता है तो उनके कई कारण होते हैं, पर मेरे हिसाब से जो कॉमन कारण है वो आइदर एस्थेटिक है, माने कि एक साल पहले उन्हें शादी करनी है तो 1 साल पहले से वो डाइटिंग शुरू करेंगे। आजकल एक नया ट्रेंड है कि लॉन्जिटिविटी है, मतलब 40 वाले को 30 वाला दिखना है, 30 वाले को 20 वाला दिखना है। तो ये जो ट्रेंड चल रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो लॉन्जिटिविटी ट्रेंड और दूसरा जो क्विक फैट लॉस जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो सेकेंडली करेंगे, पर आपसे पहले मैं लॉन्जिटिविटी की बात करूँगा कि उसका ये ट्रेंड है वो क्या है, क्या सच है, क्या गलत है, वो मैं आपसे जाऊँ। सी लॉन्जेविटी इज अ कंसेप्ट, ट्रेंड वो अब बना है बिकॉज ऑफ पीपल लाइक ब्रायन जॉनसन और 2-4 ऐसे चुनिंदा लोग हैं उनके कारण, बट लॉन्जेविटी इज अ कंसेप्ट। लॉन्जेविटी क्या बोलता है कि आपको जीना है and with good quality of life. It should not be just years, but good quality of years. और historically, personally, जो मेरा हमेशा से मानना था कि longevity means कि एक human being जो है, he can live up to 120 years in good health. क्योंकि अगर आप उसकी combined organs की health देखोगे आप, तो एक point पे आपकी body grow करती है और उसके बाद में cells divide होना शुरू हो जाते हैं and then there's a Hayflick limit, उसके बाद में आपके cells divide नहीं होते हैं। और सबसे लास्ट तक जो कि आपका organ बच सकता है, that is your brain. But उसमें भी up to 120 years where your neurons can sustain. After that, you will start losing memory and your quality of life and brain itself will die. So 120 years is a physical limit for your brain to survive. So that's what the scientists have pegged it. So for me, living up to 120 years in a healthy manner, like good quality without having different kinds of chronic condition, that for me is longevity. अब उसको लोगों ने बना दिया है कि नहीं मुझे मरना ही नहीं है, don't die. And then people like हाँ 350. See that becomes a fad. That is basically something you're pulling people into some sort of like a euphoria, and because nobody has seen it, right? So exactly speculation, and nobody knows what's going to happen. So a lot of these cryopreservation जो कि लोग अपने आप को preserve कर रहे हैं for 300 years, and in the hopes कि after 300 years somebody will revive them, right? So these are all speculation, and उसमें भी सबसे बड़ी problems ये है कि now people are seeking these non-FDA approved treatments, private islands पे very expensive treatments, follistatin, then people are replacing their plasmas and MSCs and ESCs. All these can be extremely dangerous because you're messing around with your body's physiology, and the data is not there to support the results of these practices in a longitudinal manner. तो जब आप शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ जैसे rapamycin का भी रिसेंटली ये हुआ था, फॉर सो लॉन्ग द साइंटिस्ट वर फिक्स्ड कि बॉस rapamycin is amazing, the drug can improve your AMPK pathway, again not getting into technicalities, and that this drug can potentially increase the lifespan. Brian Johnson was taking drug for 5 years. Now he has quit it and he's saying I don't want to take rapamycin because the side effects are not worth taking the risk. अब 5 साल से जो ये लोगों को प्रीच कर रहा था और 5 साल से लोग जो ले रहे थे, they would feel cheated. They'd be like, what the fuck? You were having side effects, but we continued on the treatment because Brian Johnson said so. So I'm like, dude, जब पता नहीं है, जब results नहीं है, खुद के basis पे आप ये सब data synthesize करके बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि this is amazing and people should do it. That is dangerous line of thinking. Then you ought to hold people like these responsible. That's what I'm saying. Best idea is to stick to what the government bodies are doing. See, they are also brilliant scientists, right? They are not making Instagram reels or videos like we are. But that does not mean that these guys are not smart. They are some of the most brilliant people on the planet. And if they've written those guidelines over decades of researchers and their experiences, we ought to respect that. When you don't respect these bodies, you basically disrespect the hard work of really hardworking, intelligent people who are consistently trying to improve humanity. And you are bringing a disgrace to their lifetime's work. दे आर द अनसंग हीरोज़. मैं तो उन्हें ऐसे ही कहता हूँ कि जो लोग बैक एंड में जो एकेडमिशियंस होते हैं उनका कोई मतलब शायद नाम लेते हैं, कोई साइटेशंस होते हैं उसमें छोटा छोटा नाम होता है, पता भी नहीं होता किसी को क्या होता है. सो दे आर द अनसंग हीरोज़. आई You will never find
this person on social media, her name is L. M. Burke, Louise M. Burke. So when You don't know, right? She's the most amazing person in the whole world. For me, she's like my guru. You can't find her. That's where I learned my entire sports nutrition. Okay. She's an old woman, I think some 60, 70-year-old woman, Australian doctor. You'll not find her anywhere. You'll just find her like books and research papers, and she's published like So numerous much papers. research, yeah. So much. Yeah. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे लॉन्जिविटी? longevity and anti-aging, क्योंकि हर चीज़ बीइंग अ फीमेल मुझे लग रहा है कि दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग पुल आल्सो कि भाई मुझे डीएज करना है ऐसा कुछ. हर किसी को forever young ही रहना है. I blame Instagram and TikTok and everything for that. ज़्यादा क्योंकि अब हर किसी को अपनी ओरिजिनल, किसी को भी अपनी बॉडी, अपना फेस कुछ पसंद ही नहीं है. हर किसी को बदलते ही रहना है. उसी के चलते इतने ज़्यादा इवन डर्मेटोलॉजिकल भी इतने ज़्यादा जो ट्रीटमेंट्स आए हैं, या मल्टीविटामिन कॉकटेल्स, लोग ऐसे जैसे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो ऐसे, लाइक देयर आर किटी पार्टीज हैपनिंग on with where people are taking infusions of multivitamins and everything. Iris, yeah. Botox. There are like girl pal dates happening over Botox. Everyone is doing that. Yeah. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि I look at it from a point of standard insecurity. Okay. क्योंकि हम पर इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हर तरफ से यही बात की हमें हर कोई बता रहा है कि यू आर नॉट इनफ. जहाँ जाओ वहाँ हमें हर जगह यही बताया जाता है कि तुम्हारी स्किन खराब है, तुम्हारे बाल खराब है, तुम मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, व्हाटएवर, टॉल हो तो भी प्रॉब्लम है. तो हमें खुद से हम प्यार करना, या वी हैव स्टॉप लाइकिंग आवरसेल्व्स. और जहाँ पर भी देखे वहाँ पर भी हमें यही रीइंफोर्समेंट मिलता है मैसेजेस का कि तुम घटिया ही दिख रहे हो. तो तुम जो भी करोगे जाके इधर आप मेकअप करोगे या फिर इस तरह का कुछ करने की कोशिश करोगे कि जो मुझे अचानक कुछ अलग कर दे. ये इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग समझते नहीं है कि नन ऑफ दिस इज़ लास्टिंग. अब एक तो हो गया कि हमने जैसे मुझे दुबले होने के लिए मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी करवा ली. आई डिड अ गैस्ट्रिक बाईपास. ओके कि मुझे एकदम फटाफट दुबला होना है. पर बाद में पता चला कि मेरा 20 किलो वज़न कम हुआ, पर मैं ही रही. मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो कहीं नहीं गई. व्हेन आई लुक इन द मिरर आई एम स्टिल लुकिंग फैट टू माई सेल्फ. तो प्रॉब्लम यहाँ है कि हर तरफ हमें यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि तुम्हें कुछ तो करके खुद को बदलना है. अगर आई एम फाइन विद दिस सेम मोल ऑन माई नोज, यू कांट बी. ये दाग है तुम्हारे चेहरे पे, इसको हटाना है. यही मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट कि हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन आजकल सबको सोशल मीडिया से ही मिल रही है, जहाँ पर एब्सोल्युटली अनवेरीफाइड चीज़ें हैं. हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है. हम जैसे कुछ लोग हैं कि बताए अरे ऐसा नहीं होता है, समझो बात को. पर वी आर वेरी फ्यू. मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले हज़ारों लाखों में हैं. तो वो भी एक अलग चैलेंज आ जाता है. पर आई ब्लेम प्राइमरीली सोशल मीडिया एंड द मैसेजिंग, क्योंकि जो हमारे मार्केट्स आज के लिए सारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे अगर सब लोग खुश हो जाए अपने. लाइक यू नो, इफ़ आई बिकम हैप्पी एज अ वुमन, इफ़ आई बिकम हैप्पी विथ माई ओन सेल्फ, I will stop buying everything. I don't need to, right? The economies will collapse. The world will collapse. So it's the job of the markets to make you feel insecure all the time. And everything is an agent of that economy. Okay, got it. कैपिटलाइजेशन वहीं से आएगा फिर. When it comes to longevity, I have a couple of pointers here. One, the audience is very in a conflict within themselves. If you think about it, we all are playing don't die game on a daily basis. In fact, हमने हमारा हेल्थ का स्टैंडर्ड इतना नीचे कर दिया कि हमें रोज मौत नहीं आती है तो वी आर हैप्पी. वी आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग. अगर मरे नहीं, आज जीत लिया, चलो मजा आ गया. बट एट द सेम टाइम पीपल डोंट रियलाइज के वट एवर थिंग्स दैट वी एंजॉय इन आवर डे टू डे लाइफ्स, उसका एक एंड है. दैट्स व्हाई वी एंजॉय इट. इफ देयर वाज नो, इफ इट वाज इन्फिनिटी, हम नहीं एंजॉय करने वाले थे. आई डोंट नो, हैव यू गाइस वॉच्ड दिस फिल्म कॉल्ड मैन फ्रॉम द अर्थ? Both the parts. People should watch that movie. They would know, and it's such a beautiful movie about I don't want to spoil it for people. People should watch it जिनको anti-aging और longevity का बहुत कीड़ा है. And रही बात, if there was anything on the in the science about anti-aging, all the basics: hydrate,
sleep well, do resistance training, अच्छा से प्रोटीन मीट करो. It's all that, nothing fancy. पर where's the fun in that? वो तो बोरिंग है, वो बोरिंग है. हमें सब कुछ इंटरेस्टिंग भी तो चाहिए. अगर तुम मुझे बता रहे हो कि अमिता 30 ग्राम फाइबर रोज खा ले, यू नो, तो तेरा पेट साफ हो जाएगा एंड योर स्किन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू इम्प्रूव, राइट? Where's the fun in eating that? मुझे चूरन चाहिए रात को रोज. कुछ तो सीरम चाहिए जो मैं चेहरे पे लगाऊं, कुछ एक विटामिन सी चाहिए जो मैं लाइक यू नो सप्लीमेंट लूं, और फिर मुझे कोई तो पोषण चाहिए. समथिंग नीड्स टू कम इन अ बॉटल, इन अ पैकेट. मुझे वो धनिया पुदीना नहीं खाना है, खाना नहीं है उसका, एटलीस्ट मैं शॉट बना के पियो, उसमें तो लगता है कुछ किया. ये जो है ना वो चैलेंज है. आपने जो अभी एस्थेटिक और लॉन्जेविटी की बात की, तो आज एक मिरेकल ड्रग पिच हो रही है, वो है ओजेम्पिक. तो उस पर आपका क्या कहना है, वो पहले जैसे वी कैन स्टार्ट विद यू. Mixed thoughts. I think drug help कर सकता है for people who are extremely obese and who are probably on the verge of dying. Okay. You know, like कोई इंसान है जो कि अगले 10 साल में मरने वाला है, if he takes the drugs, loses 20, 30 or 50 kgs, तो हो सकता है कि 10 की जगह वो 20 साल जी ले या 30 साल जी ले, राइट? सो इट कैन एक्सटेंड लाइफ स्पैन ऑफ सच पीपल. अब टेकिंग GLP-1 प्राइमरली फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज लॉन्जिट्यूडनल जो हमारे पास में डेटा है उसमें हमने क्या देखा है कि एक तो मसल वेस्टिंग जो है, इट इज़ अ रियल फिनोमेना एंड लॉट ऑफ पीपल विल से कि नहीं बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ. अगर वो राइट काइंड करते तो उनको GLP-1 की ज़रूरत पड़ती है, एब्सोल्युटली, राइट? तो मसल वेस्टेज हो रही है तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते ना. देन फिर आपके पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पीपल आर रिपोर्टिंग. और क्या होता है ना कि फार्मा में देयर इज अ हैबिट, दे शट डाउन वॉइसेस ऑफ डिसेंट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दीस केसेस कम आउट ना, उनको हश कर दिया जाता है. फिर द स्टेप ट्रायल्स, दिस इज अ सेमाग्लुटाइड ट्रीटमेंट एंड पीपल, उसके स्टेप ट्रायल्स में 1 2 3 4 5 ऐसे सो एंड सो. इन दोज रिजल्ट्स दे फाउंड आउट कि अपॉन सेसेशन ऑफ ट्रीटमेंट, सो पहले उन्होंने क्या किया कि ग्रुप्स में डिवाइड किया. दे फाउंड आउट कि पीपल हु अंडरवेंट semaglutide treatment, they lost substantially large amount of weight compared to placebo, and no diet, no training, nothing, right? यहाँ पे the only intervention was semaglutide, so they lost substantial amount of weight. In 2 years after cessation of the treatment, 95% of that weight came back. So this is very dangerous कि आप semaglutide ले रहे हो, ठीक है, आपको सी सोशल मीडिया पे आज पोस्ट कर रहे हो, 2 साल तक आप बहुत कूल दिखोगे, उसके बाद में 2 साल के बाद में आप कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा. The thing I tell people is, do you remember how many people that you followed in the last 10 years are still there on social media? People just vanish overnight. और आप उनको follow कर रहे हो just looking at their short-term results. After 2 years where they are, you have no idea. Right? So I think it's a mixed bag. अगर मुझे किसी को बोलना होगा कि shall they take our GLP-1 or not? Personally, I would try to convince them to follow a lifestyle treatment which can actually improve their lifespan for much, much longer. Abhi हाल ही में you would have seen Deepak's journey, right? Yeah. He was morbidly obese, 130-135 kilo ka. And the results were better than what he would have got on GLP-1 because he's become stronger, his HbA1c came from 12.7 to 6, 5.6, and now आज का उसका weight था morning का 85, right? So he's lost close to almost 40-45 kilos. And good lifestyle. Now he does not crave anything. So this is a good way to do it. It's very difficult, but it's the right way. Now he could have done the same with GLP, and GLP would have extended his lifespan by maybe 10-20 years. But this would have definitely increased his lifespan by 30-40 years if he continues this. एंड इट इज सस्टेनेबल ऑल्सो. एक बार लाइफस्टाइल में आ गया तो आपको पिल की ज़रूरत नहीं है, आपकी सबकॉन्शियस वो लाइफस्टाइल हो जाती है. Horrible on GLP-1. एग्जैक्टली. They feel horrible. पूरे दिन भर आप प्यूकिश फील करते हो यार. पर उसका वो एंटी एडिक्टिव का भी कुछ है. मैंने मतलब मेडिकल में तो मैंने सुना है कि डिप्रेशन के सामने भी वो लोग GLP को भी ट्रायल्स में ला रहे हैं कि देयर इज एन एंटी एडिक्टिव इफेक्ट ऑल्सो, कि जो लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वीड और अल्कोहल से, तो उसका वो भी ट्रायल्स है. नॉट होगा ही ना, क्योंकि यू आर फीलिंग सो क्वीजी द होल डे. दिन भर तुम्हें उल्टी आ रही है. Yes. यही वाली फीलिंग में तुम जी रहे हो. सो उठते ही तुमने लाइक यू नो फ्रॉम द मॉर्निंग दैट यू वेक अप, यू आर गोइंग टू इंड्यूस नॉजिया, राइट? बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक द सेमाग्लुटाइड. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डोज आएगा 5 बजे, या फिर आप 5 बजे खा पाओगे, राइट? तो इमेजिन 9 to 5 का जॉब करते हैं लोग, दिन भर आप काम कैसे करने वाले हो जब आपको कॉन्स्टेंटली यही लग रहा है फील कि मुझे कभी भी उल्टी आएगी.
और एक और बात लोग भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं GLP-1 एगोनिस्ट जो भी सेमाग्लोटाइड मंजारो कुछ भी मतलब व्हिचएवर फॉर्म आई टेक ओजेम्पिक लूँ मंजारो लूँ कुछ भी उसके साथ में भी मुझे डाइट जो है वो करना पड़ने वाला है। ये नहीं है कि मैं बैठ के मतलब बिरयानी ठोक रही हूँ और पिज्ज़ा खा रही हूँ, क्योंकि एक तो खाने की तुम्हें यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग, इतना नौजिया है तुम काम नहीं कर पाओगे। See, it works the same way like any other weight loss drugs. वो आपकी भूख मार देता है. So Absolutely. what happens is पहले कोई इंसान 3-4 हज़ार कैलोरीज खाता है, सैटिस्फाइड सेंटर में वर्क होता है जी। 3-4 हज़ार से सीधा का सीधा आपका 800-900 कैलोरीज के ऊपर कोई खाएगा तो वो प्यूक कर देगा बेसिकली, इतना डिफरेंस आ जाता है. And so you go from a hypercaloric state to very hypocaloric state. Okay. So malnutrition, deficiencies, muscle wastage, Everything. ये सब हो गई होगा. And then you'll run into other complications. And Because you're messing up your entire hormonal profile. Lipid profile will go down. Your testosterone levels will drop. it is no different than inducing starvation at a molecular level. Exactly. Yeah. Because that's all that you are doing. Yeah. It practically the way it acts is like stapling your mouth. It's that. Yeah. It's It's not induced different. starvation. Yeah, It's वो induced दिखता नहीं starvation. है. Mouth stapling तुमको दिखता है कि कितना क्रूअल है, कि इतना मुंह बंद कर दिया, स्टेपल कर दिया कि खाए नहीं. So that is also what you're doing in that कि तुम्हारे कैलोरीज like you saying 3000 से तुम सीधा 800 पे आ रहे हो, तो तुम्हारा उतना वजन कम होने ही वाला है. और उसके साथ में जो सारे impacts है, yes you will fit into 3 sizes smaller dresses, but at what cost? And for how long? It is going to come back. If you see people who have taken semaglutide treatment, you would be able to tell them by your face. Yes, the Ozempic Yeah. phase. अरे You can see 100% दिखता है पूरा, आंखें पूरी अंदर धस जाती हैं. Yes, everything is you drawn. can The see, cheeks yeah. are gone. पूरा You दिखता can है. tell. You want to add something, Monkey? My point was sustainability only. कि तुमने लूज तो कर लिया 10, 12, 15 किलो, बट इवेंचुअली तुम अगर तुम्हारे फूड के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ओजेम्पिक लेने के बाद भी डेफिसिट ही काम कर रहा है. ऑन मोलिकुलर लेवल पे तुमने कम खाना खाया है, इसकी वजह से तुम्हारा वजन कम हुआ है. तो जब तक तुम लाइफस्टाइल चेंज करके रिलेशनशिप बेहतर करके डेफिसिट सीखोगे नहीं, तब तक वो सस्टेनेबल होगा नहीं. तुम पूरी जिंदगी ये नौशा वाली जिंदगी जीने वाले हो नहीं, इवेंचुअली वापस आने ही वाला है. And then you can't keep taking it lifelong. Yeah. सो या इन It is ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मेडिसिन की एक बार आपने शुरू की तो यू आर वो आपका मतलब कंपेनियन हो जाएगा जब तक आप नहीं और भी मेडिसिन जो होती है ना, अगर कोई मेटफॉर्मिन लेता है या उस तरह की अलग मेडिसिन लेता है, सेम ही इफेक्ट होता है उसमें, बट लाइक बोथ ऑफ देम हैव आल्सो पॉइंटेड आउट, दे आर नॉट सस्टेनेबल. तो अभी GLP-1 इज अ न्यूअर फिनोमेनन. थोड़े टाइम के बाद में दिस विल आल्सो डाई आउट. और फार्मा के साथ में क्या होता है ना, व्हेन दे पुश अ न्यू ड्रग, एक नैरेटिव बिल्ड करना है. क्रेजी तरीके से, बिकॉज फार्मा हैज, जैसे सप्लीमेंट इंडस्ट्री है वैसे ही फार्मा इंडस्ट्री है. हाँ, तो उसमें ना हर कुछ सालों में दे बिल्ड अ मिराकुलस ड्रग व्हिच इज टाउटेड एज अ क्योर फॉर समथिंग, फिर वो चलता रहता है. वो साइकिल एक बार एस्टैब्लिश हो जाती है बिकॉज इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ मनी. अब उसी से मुझे याद आया कि सेलिब्रिटी डाइट्स आपने सभी को फेस किए होंगे कि कई लोग कहते हैं कि मुझे इस सेलिब्रिटी का एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए, इसका वीगन डाइट चाहिए. मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगा. Can I have a confession to make here, right? So मैंने 1 साल पहले एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट पे वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, ठीक है. वीडियो 3 हफ्ते में डाई डाउन हो गया, 600-700 व्यूज़ आए होंगे, कुछ नहीं. फिर विद्या बालन का इंटरव्यू आया, आपने नाम बोल दिया. मैंने बोला व्हाई नॉट, आई वांट टू जस्ट राइड ऑन दिस सेम वीडियो. मैंने री-अपलोड भी नहीं किया, मैंने टाइटल चेंज किया विद्या बालन डाइट एंड थंबनेल चेंज किया मेरे साथ विद्या बालन को लगा 300K प्लस इन अ वीक. एंड वो वीडियो के कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ रही हैं कि तूने विद्या बालन की डाइट में तो कुछ बताया नहीं. मैंने बोला यही है जो मैंने बताया 1 साल पहले, इट्स फंडामेंटल्स. तुम्हारी बॉडी अपने आप सारी चीजें साफ कर रही है और कचरा डालना बंद करो. दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स. माय टीम वाज एक्सटैटिक कि भैया क्या कर दिया हमने ये. कुछ नहीं किया, सेम. नहीं, पर ये मुझे लगता है कि एक ट्रेंड चेकिंग का माहौल है कि मतलब आप सेलिब्रिटी का नाम ले लो या फिर डिटॉक्स लिख दो या फिर सुपर फूड लिख दो तो एल्गोरिदम में वो क्लिक करेगा, क्योंकि लोगों को आपने जैसे कहा ना कि एक क्विक पिन चाहिए. तो मुझे लगता है ये 3 पारी बात मुझे करनी चाहिए कि व्हाट्स योर टेक ऑन डिटॉक्स, सुपर फूड्स, सेलिब्रिटी डाइट्स. उनका आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जानना चाहता हूँ मैं. कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, कचरा है वो, उसको फॉलो मत करो. I don't want to waste time on this, man. Gwyneth Paltrow's diet. Please. उसको मेफल सिरप मैंने डाइट. इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता है कि ये शूट होने के बाद 2 महीने में और एक आ जाने वाला है.
इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या नरेटिव होती है, हाउ टू स्पॉट द फैलेसी इन दैट, ताकि ये लोग जो हमें देख रहे हो वो लोग नेक्स्ट टाइम फॉल ना आप करें, क्योंकि आज कोई दूसरा सेलिब्रिटी है वो वापस एक कोई डालने वाला है। अब तो मैंने साउथ इंडियन का भी शायद एक सेलिब्रिटी थी, लिवर डॉग ने उन्हें किया था, उन्होंने कुछ एक प्रोडक्ट भी शुरू कर दी थी, डिटॉक्स वाले की कुछ प्रोडक्ट शुरू कर ली थी। तो मैंने सोचा भाई ऐसे ऐसे तो हर एक साल कोई नया वाला फुटने वाला है सेलिब्रिटी, हर दिन आते रहते हैं, हर साल का। सो मैं आपको उस तौर से पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आए तो हाउ टू स्पॉट द फैलेसी। देखो यार, मेरा मानना ये है कि जब बचपन से हमको सिखाया जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, तो लोग समझदार हो जाते हैं। जो समझदार होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये 10 दिन में पैसे डबल, 21 दिन में पैसे डबल वाले जो स्कीम्स हैं वो तरह तरह के नाम से आती है। जैसे स्कैमस्टर्स होते हैं ना, पहले वो अलग तरीके के स्कैम होते थे, सिम कार्ड का स्कैम। अब हो गया है कि हमने इनको किडनैप कर लिया या पुलिस वाला आपका पैसा यहाँ से वहाँ चला गया। ऑल दोज काइंड्स ऑफ स्कैम्स आर कमिंग। हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझे कॉल करे और मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। मेरा आवाज़ सुनते हैं और साले रख देते हैं फ़ोन। बट वहीं कोई अगर दूसरा फैलिबल बंदा होगा तो वो उसको कॉल करेंगे और उससे पैसे ऐंठ के भी चले जाएंगे। तो आपको अपने आप को इतना स्मार्ट बनाना पड़ेगा कि यार ये सब स्कैम्स, जैसे आपके लिटरली स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, वैसे ही हेल्थ के स्कैम्स भी होते हैं। और देखो, फैंटेसी गेमिंग जो है वो कोई भी एग्री करेगा यहाँ पे जितने लोग हैं कि इट इज़ नॉट like a good thing, it's an addictive thing, इट इज गैम्बलिंग, it's a gambling in a more legal form। ठीक है, and just because US में थोड़े से relaxed norms हैं does not mean कि it's right। US has more liberal views, but does not mean कि हमको उनको copy करना है। मतलब looking at the state of the heart of where the US as a country is moving, I don't think that should serve as an example for any other country to try and replicate। 7% healthy population, latest data. Only 7% of the US. I'm wondering if they can also pull out the data for how many people are smart now in the US. Because I feel like US as a country is like going through. dumber than us. Oh my God. We are not Look, dumb. look, We are I wouldn't say. smart. I wouldn't say like this is because look, education-wise we rank like really bad. I would say by their own standards, they're not growing as a population. There's a degrowth which is happening. Like US from maybe 20 years, 30 years would be a good country for other countries to look at. It would serve as an example, but the kind of corruption, the kind of de-education, the wokeness, all this is destroying not just US. It has failing implications around the world. कुछ भी कर रहे हैं वो लोग. It's become a self-serving propaganda, nothing else. ये जो सेलिब्रिटी डाइट्स होते हैं, बिकॉज यू आस्क के कैसे पहचानना है, तो सबसे पहली बात, अगर कोई बहुत अमेजिंग कुछ चीज़ प्रॉमिस कर रहा हो कि ये करो 13 दिन में तुम एकदम जेनिफर एनिस्टन बन जाओगे, वट एवर, व्हेन द प्रोमिसेस आर टू गुड टू बी ट्रू, दैट शुड बी द फर्स्ट रेड फ्लैग. सेकेंड, व्हेन इट इज़ साउंडिंग टू ईजी, कुछ बस ये एक चीज़ करनी है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, वो आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, बिना एक्सरसाइज के आप डाइट करो, तुम्हारा 20 किलो वजन कम कर देंगे. यू नो, तो व्हेन इट साउंड्स टू इजी टू फॉलो, दैट शुड बी द सेकंड रेड फ्लैग. ठीक है. थर्ड इज, जब कोई इसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे क्या होने वाला है, या मेट्रिक्स जो है जो इस तरह के होते हैं, विच आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ, बट दे विल टॉक ओनली अबाउट योर वेट लॉस. समझने की बात है, मुझे आज 20 किलो वजन कम करना है, तो मैं मेरा एक हाथ एक पैर काट दूंगी, वो भी तो हुआ वेट लॉस, राइट? बट इज दैट द राइट वेट लॉस? तो ये हमें अकल है ना कि इस तरह का वेट लॉस हमें नहीं चाहिए. तो अगर मैं ये तो मैं एक दिन में, क्या इन अ मोमेंट वन कैन डू दैट, राइट? तो अगर ये 10 दिन में मेरा 20 किलो वजन कम हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये समझने की थोड़ी अकल होनी चाहिए. एंड लास्टली, आई थिंक आई ऑलवेज अर्ज पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, के जब भी हम कहते हैं ना, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप ये जो सारे गिमिकी चीज़ें हैं, ओजेम्पिक हो या क्रैश डाइट्स हो, फैट लॉस डाइट्स हो, फैट लॉस डाइट्स नहीं कहूँगी मैं, क्रैश डाइट्स, तो इस टाइप के जो डाइट्स होते हैं, उसमें जब हम बार बार कह रहे हैं कि आपका मसल मास कम हो जाता है, पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि अपना हार्ट, लिवर, किडनी सब कुछ मसल है. तो आपका मसल मास जब जा रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है कि मेरे बाइसेप्स गायब हो रहे हैं सिर्फ, आपके इंटरनली भी आप वीक होते जाते हो, एंड दैट इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लॉन्जेविटी के चक्कर में मैंने अगर खाना छोड़ दिया है, तो मैं इतने साल तक जिंदा ही नहीं रह पाने वाली. तो these should be like, you know, logical things that you look out for, के इस तरह की चीज़ें अगर. एंड लास्टली, के क्या ये आपकी
करंट लाइफ में इज दिस समथिंग दैट यू कैन डू, लाइक उमेश स्पीक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, तो हम भी हमेशा यही कहते हैं कि ये सोचिए कि आप ये इसी तरह का जो डाइट है ये आप पूरी ज़िंदगी छोड़ो 10 साल तक फॉलो कर पाओगे? मैं तो कहती हूँ 6 महीने तक फॉलो कर पाओगे। अगर 6 महीने तक फॉलो कर पाने वाले हो तो ट्राई करके देख सकते हो, पर अगर ये नहीं होने वाला है, एंड ऑल्सो आर यू गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड इट, उसमें पैसे कितने जा रहे हैं? मुझे क्या है बोलने को कि तुम दिन रात एवोकाडोस खाओ या सिर्फ असाई बेरीज ही खाओ, A2 घी, मैं दिन रात पीती रहूँ A2 घी, राइट? मेरे पैसे नहीं जा रहे हैं, पर इज इट समथिंग दैट आई कैन अफोर्ड टू डू? इस बात का भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। I've been training for almost 25 plus years. I'm 39 now. मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में ना ये A1 और A2 का गाना नहीं गाया, एंड आई हैव नेवर हैड ऑर्गेनिक फूड। जो नॉर्मल घर का खाना आता है ना, मैं वही खाता हूँ। सो लाइक शी इज सेइंग ना, जितना ज़्यादा फैंसी करोगे ना, यू विल मूव अवे फ्रॉम द बेसिक्स। एब्सोल्युटली। Yeah, I don't know how to define this. Maybe you guys can help me with this. But मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादातर ऑडियंस को ना कुछ करना नहीं है। They are just, you know, वो बोलते हैं ना, दिल को दिलासा देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो we watch content, उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ जिससे हम अग्री नहीं करते उसको हम पिक करते हैं, and then we become the warriors and then just go about it. Because हमारे फंडामेंटल फिक्स है नहीं। ऐसा नहीं कि रोज़ कोई सैलड खा रहा है बैठ के, बट खाना नहीं है, फिर भी उनको आर्ग्यू करना कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, पेस्टिसाइड्स हैं या नहीं है। कच्चा खाओगे तो फाइटेड्स। और ऐसा नहीं है कि वो रील देखने के बाद मैं एक्चुअली कोई सोक करने लग जाता, कुछ नहीं करते लोग। इसलिए मैं इन सब फालतू कंटेंट पे ना रील बनाता भी नहीं। मुझे पता है कि अब मैं इनको बोलूँगा कि ये छील के खाओ, सोक करके खाओ, कुछ नहीं करते हैं लोग। मैं भेजती हूँ लोगों को, डीएम करेंगे अभी। वो मुझे आते थे जो इज दिस ट्रू वाले, आई एम गोइंग टू टेल देम टू सेंड इट टू यू। So I don't know what to call this phenomena, but this is the phenomena that we all are going through. That's what I genuinely feel. Because जो serious है ना, वो लोग consultation book करते हैं, बैठते हैं, guidance लेते हैं, they start following things. Coming back to how to spot a red flag, मेरे लिए मैं simple एक advice देता हूँ कि अगर कोई तुम्हें absolute extremism में blanket statement दे रहा है कि this is the best supplement for PCOS, this is best. Nothing is best. There are a lot of nuances. You have to sit with someone. आपका lifestyle analysis होगा, blood analysis होगा, उसके बाद आपके लिए कुछ बनाया जाएगा. So yeah, that's what my answer is. अब आजकल मैं किसी को भी डाइट या न्यूट्रिशन के बारे में कहूँगा तो वो मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा कि यार मुझे फीका खाना पड़ेगा, कि मतलब मसालेदार नहीं खा पाऊँगा। पर आपने जैसे कहा कि लोगों को नॉवेल्टी चाहिए, रोज़ मतलब कुछ अच्छा मसालेदार खाना चाहिए, तो मैं आपको मेकिंग हेल्दी फूड अ बिट टेस्टियर उसके बारे में जानना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैव अ सेंसिटिव टेस्ट बर्ड्स। सो आपने सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ खुद की भी बॉडी बनाई है और अपने क्लाइंट्स की भी बनाई है, तो हाउ डू यू सॉल्व दैट इशू कि मतलब बंदा कह रहा है कि भाई मुझे कुछ टेस्टी खाना है, हेल्दी आप देख लेना, पर मुझे टेस्टी खाना है, तो उससे आप कैसे सॉल्व करते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्टी का मतलब कि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगा, तड़का डाला होगा, तो इसका कुछ तोड़ है कि नहीं है, वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो एक तो पहली बात, नमक डालना या तड़का लगाना कोई बुरी बात नहीं। इट इज़ नॉट अनहेल्दी, इन फैक्ट इज गोइंग टू यू वी नीड फैट। बिल्कुल फैट फ्री कुकिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स एक्चुअली हार्मफुल, हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा अगर हम पूरी तरह से फैट को एलिमिनेट कर देंगे। तो लोगों को ये जो लगता है ना कि प्रोपेगेंडा जो हुआ है कि डाइट इज़ ईटिंग रॉ फूड और ईटिंग ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स, या उसमें कुछ नमक और ये फीका वाला वो कह रहे हैं ना कि फीलिंग मुंह से पता चल जाता है कि भाई इसे क्योंकि पॉपुलर वेट लॉस प्रोग्राम्स जो है वो सारे इस तरह से ही वो लोग वज़न कम करवाते थे सालों से, अभी भी करवा रहे हैं लोगों का। इसलिए लोगों को लगता है कि डाइट मतलब यही, बाकी नॉर्मल खाना नहीं खा सकते। अल्दो इनफैक्ट ये है कि अगर आप नॉर्मल खाना भी जो खा रहे हैं, मतलब रोटी सब्जी दाल चावल जो खा रहे हैं, उसमें भी आप अगर बैलेंस करो, और ये नहीं है कि आपको तड़का नहीं लगाना या नमक नहीं डालना है या मिर्ची नहीं डालना है, बिल्कुल सब कुछ लगा सकते हो। कितना तड़का लगेगा ये चेंज होगा, शायद कितना तेल जाएगा वो चेंज होगा, पर बेस्वाद खाना नहीं खाना पड़ता। हेल्दी खाना इज़ नॉट बेस्वाद। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा हमारे जैसे लोग चाहिए जो बताएंगे कि ये हम इस तरह से हम वज़न नहीं कम करवा रहे आपका, आप ये नॉर्मल खाना भी खा सकते हो। पर या दैट्स वी हैव टू चेंज द नोशन लोगों का जो है वो। तो एजुकेशन से ही आता है ये। जैसे अभी इतने सालों से प्रैक्टिस करें, 20 साल के ऊपर हो गए अभी ये काम कर रहे, तो बार बार जब भी वो लोग फ़ोन करते हैं, लोग लाइक नो क्लाइंट कॉल्स, क्वेरी कॉल्स आते हैं, तो ये पूछते हैं कि आप कुछ ये पाउडर दोगे क्या, या आप किस तरह का डाइट देते हो,
या एवरीथिंग, तो उसमें हम समझाते कि ऐसा ही नॉर्मली खाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार नया चाहिए होता है, क्योंकि ये भी एक अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री प्रैक्टिस हो गई है। लोगों को समझ नहीं आता कि जो डाइटिशियन आपको रोज़ नया या हफ्ते का मेन्यू जो दे रहे हैं नया, कि इस हफ्ते में आपने ये खाना है, वो लोग सबको वही दे रहे हैं। वो लोग कोई आपके लिए अलग अलग नहीं ये करे। एक नॉनवेज प्लान होता है, एक वेज प्लान होता है, वीक 1 में ये देना है, वीक 2 में ये देना है, ठीक है। और समझने की बात ये है कि जैसे उस प्लान में लिखा हुआ होगा कि आप लौकी की सब्ज़ी खाओ, ठीक, मुझे लौकी ना पसंद हो तो जगह नहीं है उसके लिए, आपको तो लौकी खानी है। आज लौकी मार्केट में ना मिली तो भूखे रहो, पता नहीं जगह नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये हो जाता है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो बहुत रिजिड होते हैं। तो ये नए रोज़ नए वाला चक्कर जो है, वो लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम इस तरह से खाना नहीं खाते। हम देखिए, आप सोचिए, जैसे किसी को भी आज मैं पूछूं इंडिया में कि आप लंच क्या करते हो, ज़्यादातर लोग इधर हमें राइस प्लस कोई एक प्रोटीन होपफुली और उसके साथ कुछ सब्ज़ी, इस तरह का कॉम्बिनेशन बताएंगे, या रोटी दाल है और सब्ज़ी है, ये कॉम्बिनेशन बताएंगे। कुछ लोग उनके साथ मोस्ट पीपल चावल भी खाएंगे और रोटी भी खाएंगे, ठीक है। जब डाइट लेने आते हैं और हमें नया चाहिए, तब उनको लगता है आज लेबनीज़ खाए, कल इटालियन खाए, परसों ग्रीक खाए। तो ऐसे में मैं उनको पूछती हूँ कि आपने जब ये शुरू करने से पहले ज़रा सोचिए क्या खाते थे, मुझे लिख के बताइए शाम को क्या खाते थे, राइट। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे आते कि नहीं हमारे यहाँ तो कुक है, ऐसे भी होते हैं, देयर आर वेरी वेल ट्रेन्ड कुक्स। अभी वैसे भी क्लाइंट्स आते कि हम अब जो बोलो वो हम बना के देंगे, तो ओके फाइन, हम बताते हैं ये बनाइए, फिर मूंग का चीला बनाइए ब्रेकफास्ट में ही ज़्यादा ऑप्शन चाहिए होते हैं। मूंग चीला is like a phenomenon. Yeah, it's phenomenal by itself. हम क्या The worst part is all of us know where this moong chila comes from. Everyone. It's so stupid. पर चलो ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो पर उसमें पनीर डालो या कुछ तो डालो, प्रोटीन मिले। हमारे जैसे लोग ये बताएंगे, वी विल नॉट गोइंग टू टेल यू टू जस्ट हैव दैट only one मूंग चीला, राइट। पर फिर आप उसके बाद भी मैं तो उनको बोल देती हूँ कि कल अगर फिर से अंडा खाया ना, जो मैं पहले बता रही थी, तो मैं ना आपका कैंसिल कर दूंगी प्लान। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा खाना खाओ जो ज़िंदगी भर खा सको, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो आई थिंक अगेन एज अ प्रैक्टिशनर इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि हम एजुकेट करें, क्योंकि हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। ये नहीं है कि बस ये हमने पकड़ा दिया, मैं कह रही हूँ इसलिए तुमको ये खाना है। क्यों? आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू माई क्लाइंट्स, राइट, कि मैं क्यों ये कह रही हूँ खाने को, क्या गैप्स है। तो वो हमारा काम है एजुकेट करना, तो कीजिए एजुकेट। फिर मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूँगा, वो है सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन न्यूट्रिशन। ये बड़ा शब्द है इसलिए क्योंकि यही मुझे लग रहा है कि इंडिया की चैलेंज बन सकती है फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी फूड। क्योंकि आजकल योर पेरेंट्स भी आपको अगर 50 प्लस का मैं तो 70 प्लस होंगे, कईयों के 60 प्लस या वो भी होंगे, तो उनके रिजिड बिलीव्स होते हैं कि भाई आयुर्वेदा के हिसाब से ये है, ट्रेडिशनल के हिसाब से ये है। पहले हमने आगे पॉइंट क्लियर किया था, पर मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी इंसान की रिजिड बिलीफ सिस्टम है तो उसे तोड़कर न्यूट्रिशन फॉलो करना वो कहीं ना कहीं उसे ऑब्स्टिकल बनेगा ही बनेगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यूएस में कैसा होता है कि यूएस में दे ईट कच्चा ऑल्सो, मतलब उनका करी वरी का है उनका कि नहीं है कि उनका है? खाते हैं करी, कितना खाते हैं यूएस में? यूएस ओके, तो आई माइट बी रॉन्ग। सो मेरा कहना ये है कि इंडिया के बिलीव्स उसे कितना रोक रही है एक हेल्दी बनाने में। यार देखो, मेरे केस में तो ऐसा है कि मैं सीधे बोल देता हूँ कि बॉस आई एम नॉट हियर टू सेव एवरीबडी, और मुझे सब लोग को हेल्प भी नहीं करना है। जिसको हेल्प चाहिए, हम गाइड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, करो, वरना जिसको आपको फॉलो करना है वो करो। आज फॉलो करोगे तो आज रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और 10 साल बाद फॉलो करोगे तो 10 साल बाद रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके ऊपर है कि आपको 10 साल पहले आपको पैसा वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है, या सीधे सीधे इधर पे आना है। क्योंकि घूम फिर के जो ये कर रहे हैं वही काम करता है, जो हम कर रहे हैं वही काम करता है। अगर आप अपना एक रिजिड बिहेवियर मान के चलोगे कि बॉस मैं तो ये आयुर्वेद ये बोलता है, ये होम्योपैथी ये बोलता है, तो देखो फॉलो कर लो ना, फॉलो कर लो और हो जाओ फिट। अगर हो जाता है फिट और वो चीज़ काम करती, तो फिर हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो पर्सनली तो मैं तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच शी गिव्स अ लीवे टू सच काइंड ऑफ थॉट्स, और ये मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैं तो लोगों को सीधे बोल देता हूँ, भाई अगर तुम्हारी ये बिलीफ सिस्टम है, डू नॉट फॉलो मी,
आई डोंट नॉट नीड यू टू फॉलो मी, प्लीज़ जाओ। मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के चक्कर में अपना एजुकेशन का प्रोसेस चेंज नहीं कर सकता। जैसे लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा खाना खाते हैं, तो अब हम या आप जो बता रहे हैं वैसे कैसे खाएं, तो हम उनको सीधा सवाल पूछते हैं कि आप इस तरह का जो खाना खा रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है, आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई है, बताइए। आप तो हमारे पास डायबिटीज़ लेके आए हो, या पीरियड लॉस ऑफ पीरियड लेके आए हो, या कुछ मसल मास कम है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, लिपिड प्रॉब्लम्स है, लाइक कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, ये सब लेके आए हो। आप 20 साल से यही खाना खा रहे हो, अब आपको यही अगर खाना खाते रहना है तो ये कंडीशंस जाने नहीं वाली। तो अगर आप इसी तरह का खाना खाना है तो हमारे पास क्यों आए हो? आपको चेंज चाहिए, राइट? यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ। तो अब आपको यू विल हैव टू हैव फेथ ऑन द फैक्ट कि आप जो ये खाना आपका, उसमें भी हम 20%, 30%, 40%, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी एक्चुअली हेल्दी खाते होते हैं, उनका बस बैलेंस गड़बड़ होता है या किस तरह से खाना है उनको नहीं पता होता, तो हम थोड़ा सा उसको ट्वीक कर देते हैं कि भाई इसी तरह से यही खाना खाना है तो इसका पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं ऐसे कुछ, तो वो भी काम कर जाता है। पर अगर बहुत ही अनहेल्दी है तो उनको एक वेकअप कॉल देना पड़ता है कि ये जो तेल दिख रहा है ना सब्जी में से बहुत तैरता हुआ बाहर आ रहा है, उसके चलते आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है। तो अगर एलडीएल कम करना है तो ये तेल दिखना नहीं चाहिए, सीधी बात है। तो ये इस तरह से कभी कभी ये लगता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, मेरी एक क्लाइंट भी परसों ही कह रही थी कि अमिता तुम्हारे साथ कॉल ने मेरे को बहुत ऐसे स्ट्रेस हो जाते, पसीने छूट जाते। मैंने बोला क्यों? तो कहते तुम डांट लगा देती हो। बोले तुम इसीलिए तो आ रही हो, प्यार तो तुम्हें घर पर मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है? तुम तो अनहेल्दी हो उस प्यार में, राइट? तो समवन हैज़ टू शो यू द राइट वे। तो तुम इसीलिए मेरे पास आई हो ताकि मैं तुम्हें एक मिरर दिखा सकूं कि तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, क्यों नहीं खा रही हो सब्जी। तो फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? करना पड़ता है इससे। Whenever someone approaches to me saying कि ये हेल्दी खाना बोरिंग होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान बोरिंग होता है, खाना नहीं। खाने को तो हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। When it comes to making food healthy, there are certain things which are negotiable, there are certain things which are not. Which are not is कि तुम्हें सारे कंपोनेंट्स तुम्हारी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए चाहिए, वो चाहिए। इट्स नॉट नेगोशिएबल। तुम्हारी बॉडी तुमसे भीख नहीं मांग रही है कि मुझे इतना प्रोटीन दे दे, तुम्हें डिमांड करेगी। ये इट्स सप्लाई एंड डिमांड, इट्स नॉट सप्लाई एंड रिक्वेस्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स फंडामेंटल, नॉन नेगोशिएबल। सेकंड इज डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे लोग ये थोड़ी थोड़ी स्पोरेडिकली सारी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे वी गेट हैप्पी विद 1 कटोरी ऑफ दाल, प्रोटीन आ गया, एंड दैट्स द मेजर थिंग व्हिच वी फेस। कितना सारा, हाँ कितना सारा। मूंग चिला इज अनदर थिंग कि मैंने ब्रेकफास्ट में अभी कोकी और थेपला की जगह पे मैंने मूंग चिला शुरू किया। ओह माय गॉड, वाह, आज तो इतना सारा प्रोटीन हो गया, बहुत सारा। क्वेजी कर दिया हमने कुछ। तो डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। तो वहाँ पे हम ये दोनों नॉन नेगोशिएबल है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, बाकी की सारी चीज़ें तुम टेस्टी बनाओ उसको। देर आर सो मेनी रेसिपीज। तुम्हें मैक्सिकन खाना है, लेबनीज खाना है, इंडियन खाना है, तुम जैन हो, तुम चिकन मटन नहीं खा सकते, इट्स ओके। तुम्हारे विद इन बिलीव्स भी हो सकता है, तुम्हें जो भी बिलीव्स फॉलो करनी है, बट जो नॉन नेगोशिएबल है वही है। एंड अगर तुम्हें वहाँ पे नेगोशिएशन चाहिए तो यू आर मेकिंग अ चॉइस, देन यू हैव टू लिव विद द रेपरकशंस। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बिलीफ वाले लोग आए तो मैं उनके साथ और बैठ के बात करूँ, और मे बी जब मैं आपकी स्टेज पे पहुँच जाऊँगा तब बोलूँगा कि नहीं बैठ, आई एम डन। नहीं, पर उमेश जो ये तुम कह रहे हो कि मैक्सिकन भी बन सकता है या अलग फ्लेवर का भी बन सकता है, यस बन सकता है। मैं पता है अभी क्या चैलेंज देख रही हूँ, ज़्यादातर लोगों को खाना बनाना आता नहीं है या खाना बनाना होता नहीं। तो ये भी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास एक्चुअली लोग आते हैं नाउ इंक्रीजिंगली, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आप हमें डब्बा ही भेज दो ना, आप अपना जो खाना इंस्टाग्राम पे हमें दिखा रहे हो वो बहुत सही लग रहा है, हमें आप डब्बा भेज दो ना। क्योंकि लोगों को दे डोंट वांट टू कुक, दे डोंट नो हाउ टू कुक, एंड पीपल हैव फॉरगॉटन कि हम अब आज जो भी है, यू नो, लाइक ऑल ऑफ अस और एनीवन, राइट, हम जिंदा है, हम हेल्दी है, ये हम जो खाना खा रहे हैं ना उसकी वजह से। तो जैसे हम काम को इतना टाइम दे रहे हैं, कहने को तो कहेंगे पापी पेट का सवाल है, पर वो पेट जब चिल्लाता है तो उसको देंगे बिरयानी, तो वो वैसा नहीं है ना। सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस दैट द फूड इज मेकिंग और ब्रेकिंग यू,
ये एक अलग लेवल का ही मतलब आई थिंक इट्स ऑन अस, हमें ये एजुकेट करना ही पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जो खा रहे हो उसी से ये चैलेंज है। अभी हमारी इंडियन डाइट में भी देखो आप, क्योंकि यू आर आस्किंग अबाउट दैट, तो चैलेंज बड़ा सबसे क्या है, ऐसा नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स नहीं है डाइट में, इतना कार्ब हैवी डाइट है, इतने ज़्यादा कार्ब्स है, हिल नहीं रहे जगह से लोग, पर कार्ब्स खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो फैट बन के स्टोर होने ही वाले हैं आपके पेट में, लाइक यू नो अराउंड योर फर्स्ट प्लेस टू बी स्टोर्ड इज गोइंग टू बी अराउंड योर एब्डोमेन। तो क्या होगा, पर ये समझाना हमारा काम है। मैम जैसे कि आपने कहा कि डिसीजन मेकर खाने का कईयों का या आइदर वाइफ होती है या फिर वो अगर छोटे हो तो मॉम होती है, तो मुझे लगता है इफ़ वी एजुकेट दैट पर्टिकुलर पर्सन विच इज़ द की और वी कैन से द क्वीन ऑफ द किचन, तो मुझे लगता है पूरा घर हेल्दी रह सकते हैं। उसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे, इट्स दैट द राइट अप्रोच फॉर द इंडियन फैमिली टू गेट हेल्दी? औरत को क्वीन ऑफ द किचन कहना इज ग्लोरिफिकेशन फॉर नो रीजन एंड इट्स अ मिथ। कोई भी घर में आज ये ऐसा हो नहीं रहा है। ओके, No woman is allowed, okay, to use her mind, to use her brain, and to be following everything. अगर वो फॉलो करने की कोशिश करवाएगी तो कहेंगे तुम्हारा ये ना तुम अपने पास रखो, हमें तो हमारा जो है वो पराठे ही चाहिए। ओके, कोई नहीं सुन रहा है, अलग ही हो जाता है। एंड अगेन चैलेंज ये आता है, इतनी ज़्यादा औरतों में हमें, जैसे इफ़ यू लुक एट डेटा, ज़्यादातर ये जो फैट डाइट्स और सब कुछ है ये औरतें करती हैं। क्यों? क्योंकि बाकी प्राइमरी डिसीजन जो लेने हैं, जैसे हमें कहना बहुत आसान है कि आप हर मील में प्रोटीन खाओ, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। पर आज अगर 4 लोगों के घर में एक बार अगर पनीर आ रहा है, वो तुम्हारे मंथ के बजट में बैठना चाहिए। वो अगर बैठ गया, मैं पनीर ला भी दिया मैंने रोज़, ओके, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू बाय पनीर, ओके, रोज़ मैंने पनीर ला भी दिया, 4 लोग हैं, तो पहले प्रायोरिटी जाने वाली है हस्बैंड एंड किड्स, ओके, बाद में आएगा औरत के पास। और ये तो बाद हम में पता चला कि वो एनालॉग पनीर खा रहे हैं। एनालॉग पनीर था, राइट, या पता चला कि दैट वुमन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो और क्या करोगे, राइट? तो ये ग्लोरिफिकेशन से मुझे आई पर्सनली हैव अ बिग ऑब्जेक्शन टू इट, कि ये कह दे कि नहीं यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस होल्ड, आप ही के, तुम ही तो चला रही हो सब कुछ, बकवास है, कोई तुम नहीं चला रहे हो, ऑटोनॉमी ही नहीं है औरत को। अनफॉर्चुनेटली आज मैं ये भी देख रही हूँ कि जो औरतें खुद काम कर रही है, कमा रही है, वो भी नहीं कर पा रही है ये, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग वॉट इज डन इन द हाउस होल्ड। क्यों आज जैसे शादी होने के बाद सब लड़कियों का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो नए फैमिली की अनहेल्दी हैबिट्स में चली जाती है, जहाँ पर वो लोग कोई जब ओरिजिनल मैट्रिमोनियल घर पर, मम्मी के घर पर सब हेल्दी खाना खा रहे थे, यहाँ पर आके सब परोठी पहल रहे हैं, तो अभी वो भी परोठी खाने लग गई। कितना बढ़ गया उसका कैलोरी इनटेक? इंक्रीमेंटल कैलोरी इनटेक से एट द एंड ऑफ 1 ईयर कहते अरे वाह तेरे को शादी हो गई तो बहुत सही लग रही है, वजन बढ़ रहा है, शी इज गेटिंग अनहेल्दी। ससुराल इज सूटिंग यू, हाँ, ससुराल इज सूटिंग यू, अरे क्या, शी इज ईटिंग अनहेल्दी। क्यों? क्योंकि उसको वो जगह बनाने के लिए टाइम लगेगा कि ये अपना अलग से, तुम्हारे यहाँ पे होता, अब हमारे यहाँ तो ये होता है, अब तुम्हें तो ऐसे ही खाना है, अब तुम इस घर की बहू हो, तो तुम अगर तुम्हें सादा सिंपल खाना खाना है तो वो छोड़ो, फिर अभी अलग तो अपने लिए बनाने नहीं वाली हो, फिर कितना बनाओगे, राइट? तो बट येस, हैविंग सेड दैट, जब आप कोई भी वुमेन को एजुकेट करते हैं, या आई हैव ऑलवेज सीन दिस, कि मेरे पास जो फीमेल क्लाइंट्स आते हैं और उनके साथ जब मैं काम करने लगती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट उनका पूरा फैमिली हेल्दी हो जाता है, क्योंकि नाउ दे आर चेंजिंग द वे द फैमिली इज ईटिंग। सो अगेन आई वुड से दैट द फोकस शुड बी ऑन women, क्योंकि even if they are not able to take the primary decisions, at least the way they are making the food थोड़ा सा तो change हो जाएगा, तो उससे पूरा family healthy हो सकता है। I completely agree with her statements. I think देखो women या किसी को भी आप घर में अगर educate करते हो तो that's always a good thing. So whatever she said. it's a byproduct as you said, कि घर में से कोई एक इंसान साइन अप कर रहा है या कोचिंग ले रहा है, वो दिखता है रिपल इफेक्ट घर पे। हाँ, in a few weeks you will see that for sure. मतलब उसके रिजल्ट को देख के या फिर उनकी फिलोसॉफी पूरे सब में हो जाती है। रिजल्ट वाला मोटिवेशन कम है। दूसरा एक हमारे घर में इंडियन फैमिलीज में वेरी टिपिकल प्रॉब्लम है कि तू डाइट करेगी, मैं सबके लिए अलग अलग खाना थोड़ी बनाऊंगी, तो जो खाना बना रहा है सबके लिए वही बनेगा, एंड इवेंचुअली वहाँ से थोड़ा बाय प्रोडक्ट में आ रहा है। बट देन व्हेन दे सी रिजल्ट्स दे गेट मोर मोटिवेटेड एंड देन सी, एंड अगर हम जैसे लोगों से प्लान गया है तो वो टेस्टियर भी जाता है, तो उनको वो बोरियत वाला चीज़ भी नहीं आता है।
अब मेरी जो चैनल में मैंने हाई प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस किया ओवर द लास्ट 1 ईयर। अब आपके साथ तो हमने पहले पॉडकास्ट किए थे, तो उसमें एक रिपीटेटिव कमेंट था कि भाई आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हो, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं इकोनॉमिकल एंगल जानना पाऊँगा कि कितना होना चाहिए मंथली बजट टू अफोर्ड अ हेल्दी मीट, कि ऐसा बजट है कि नहीं, पहले तो ये पूछूंगा। और दूसरा, अब खुद 10 साल या 20 साल पीछे जाके अपने कॉलेज ईयर्स से थोड़े कुछ रिलेटिबिलिटी फैक्टर अगर ऐड करोगे तो आज के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए रिलेटेबल रहेगा। तो प्लीज़ इफ़ यू आर ओपन टू इट तो पर्सनल एग्जाम्पल्स भी शेयर करना। 100 ग्राम सोया की जो बड़ी आती है उसमें 50 ग्राम प्रोटीन होता है। उसका पैकेट आता है, मतलब 100 ग्राम के आसपास में पड़ेगी आपको 18 रुपये की। 4 अंडे ले लो 20 रुपये का, 44 रुपये में आपको 75 ग्राम प्रोटीन मिल गया। बाकी का राइस आपको जो खाना है खा लो। इंटेंट मैटर करता है ना, इंटेंट तुम वो करना है, इंटेंट भी तो होना चाहिए। अदरवाइज हम डेफिसिट की जगह, तो वेट लॉस की या वेट मेंटेन की बात कर रहा है तो हम डेफिसिट की बात, हम कम खाने की बात कर रहे हैं। कम में ज़्यादा पैसा की बात कहाँ आ रही है? भाई तू ज़्यादा खाएगा उसमें तेरे ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे। ट्रू। तो कम खाएगा, चल ठीक है, तू प्रोटीन ज़्यादा मत खा, कम खाना खा ले, कम खाना खा, कम से कम वजन बढ़ेगा तो नहीं। पर प्रायोरिटीज आर मेस्ड अप भाई, नहीं है। स्टूडेंट, अगर हम हॉस्टल या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सो आई डू दिस फिटनेस फॉर यूथ करके कैंपेन। आई गो अक्रॉस कॉलेजेस, टॉक टू स्टूडेंट्स। हम कल भी HR कॉलेज में थे मुंबई में, तो व्हेन आई टॉक टू देम, उनका बाकी सबके लिए पैसा है ब्रो, सबके पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है, डेट्स पे जाना है, विच इज आई एम नॉट कंपेयरिंग, इट्स अ फ्यूटाइल कंपैरिजन, बट आई एम सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट ओनली बजट, इंटेंट की कमी है, ऑल्सो लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस। अपब्रिंगिंग में अगर वो नहीं है आपके, क्योंकि फैमिली, इफ़ योर फैमिली इज़ नॉट ईटिंग लाइक दैट, जैसे आई वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली वेयर हमें एक कंपल्शन किया जाता था कि जो भी सब्ज़ी प्लेट में परोसी गई है वो कंपलसरी खानी ही है। वो जब तक आप नहीं खा रहे हो तब तक दूसरी रोटी नहीं मिलेगी। पहले परोसी हुई जो सब्ज़ी है वो नहीं खा रहे तब तक रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, चैलेंजेस ये थे कि दाल जो थी वो काफ़ी पतली थी एंड एवरीथिंग, उस प्रोटीन अवेयरनेस तब नहीं था, पर फिर भी एक तरह का देयर वाज ऑलवेज अ बेंट और देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि ज़्यादा हेल्दी खाया जाए। बटर बहुत महंगा होता था तो ख़रीदा नहीं जाता था घर में। जो दूध आ रहा है घर में, जितना बच्चों को दूध पिला रहा है तो दूध उसमें से जो घी बनेगा उतना ही हम खाते थे। नाउ तब शायद अब लाइक ना एज ए किड मुझे लगता था कि हम क्यों नई चीज़ वीज़ खा रहे हैं, बट इट वॉज अ गुड थिंग देन। सो आई लक्ड आउट वेर इन आई वॉज इन अ फैमिली के जहाँ पर ये हेल्दी आउटलुक एंड अप्रोच था। मे बी इट वॉज ऑल्सो बिकॉज हम मेरी मदर के साइड में काफ़ी सारे हेल्थ में है, लाइक पीपल वो वर्किंग इन हेल्थ, तो उससे बेनिफिट हुआ। पर अगर ये अवेयरनेस घर में ही नहीं है, अगेन वी कम टू द वुमन, कि अगर औरतों में वो अवेयरनेस नहीं है तो बच्चों में भी नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज़ द कल्चर दैट यू आर ग्रोइंग इन। हेल्थ इज़ अ कल्चर, healthy behaviors are a culture. Yeah, I wanted to add one point here before I lose the train of thought. A lot of parents, when they reach out to us about the kids, उनका complaint रहता है मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा ये नहीं खाता है. But when I question them, what is your practice? बच्चे are not going to learn with instruction. They will see actions है वो सीखेंगे. जब तक तुम्हारी ही डाइट की वाट लगी पड़ी है, you cannot expect your kids. What people don't realize is that the first 5 years, the time that kids spend with their parents, लोगों को लगता है कि बच्चे हैं। Actually, 90% of their brain develops within the first 5 years. The habits they develop in the first 5 years, that habit will stick with them and they will either get 5 साल में ही होता है, पहले 5 साल में। personality थोड़ा सा वो पता नहीं, but जैसे जो habits होती हैं, for example, what time they wake up, what time they go to bed, are they like, sleeping during mid hours, yeah, what's their bowel frequency, how much water they're drinking, what kind of food they eat, what kind of food they like, all these things within the first 5 years 90% तक हो जाती है। और 10 साल तक तो मतलब ये समझो कि उसके बाद फिर वही उनका लाइफ टाइम चलता रहता है। वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक आउट ऑफ दोज हैबिट्स वंस यू बिकम एन एडल्ट। Once you become an adult, it's very difficult to break out those habits. So when people say कि यार हमारे बच्चे तो खराब हैं, अच्छे हैं बच्चे, तुम्हारे बच्चे हैं भाई, वो बिल्कुल तुम पे गए। ये गलत फहमी में मत रहो कि वो बच्चों ने अपनी कोई पर्सनालिटी डेवलप की है, तुमको ही देख के वो सीख रहे हैं। एंड ऐसा रेयरली कभी होगा कि मतलब पेरेंट्स आर लाइक रियली बैड एंड किड्स somehow turn into good habits, being an exception. Parents are like shit bad habits. मैं अभी भी उनको फिक्स कर रहा हूँ and have been successfully doing that.
तो बट ऐसा रियली होता है. Give us an anecdote now. Example, what your parents were very rigid with, and you. नहीं रिजिड क्या, उनका कुछ कंसेप्ट था ही नहीं. मेरा डैड तो मुझे जिम भी नहीं जाने देते थे. आपकी जर्नी एक अलग ही रही है क्योंकि मतलब छोटे गांव से, बिकॉज इट्स आउटलायर इफेक्ट. वेरी वेरी डिफरेंट. सो वहाँ पे तो, और मैं तो क्यों जिम गया क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे. तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई वजन लूज कर ले, इसलिए मैं जिम गया. और जिम में जब गया तो वहाँ सारे गाँव के लोग थे. तो वहाँ पे लोगों को ये लगता था कि यार जिम में जो लोग जाते हैं वो बदमाशी करने के लिए, और एक्चुअली वैसा होता भी था कि वहाँ पे जो थोड़े बदमाश टाइप के लोग होते थे ना, वो जिम जाके एक्सरसाइज करते थे. तो पीपल यूज्ड टू थिंक कि अच्छे घर के बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते. सो वो फिर डाइटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता था. और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के थे, तो खाना भी क्या है कि जो मॉर्निंग में खा लिया वही शाम को. ब्रेकफास्ट का कोई कल्चर था ही नहीं. मैं आज भी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ. हमारे यहाँ सीधे लंच और डिनर ही होता है. तो और खाने में जो था अपना मेन जो स्टेपल्स चलते हैं वो प्रोटीन कुछ होता ही नहीं था कंसेप्ट. और अभी भी मतलब मेरी मॉम वाज 90 एट हर पीक. शी lost 30 kgs. My dad was hypertensive for almost 20+ years. वो अपने 40 साल में hypertensive हो गए थे. And now 60, अभी 65 is running. He's fine of medication. But it took me a lot of convincing. My mom used to have like knee issues or ये issues or फलाना ढमकाना दुनिया भर के issues when she was in her 40s. Now she is almost touching 60 and she is much better than her 40s. But it takes a lot of conviction and like very very difficult. अब अगर हम लोग स्टेटिस्टिकली देखें तो इंडिया इज़ हैविंग अ मेटाबॉलिक क्राइसिस. मैं कह सकता हूँ कि ग्लूकोज डिसरेगुलेशन जो हम लोग कह सकते हैं, हर दूसरा या तीसरा इंसान उसका ग्लूकोज नॉर्मल नहीं है और हर चौथा इंसान उसे डायबिटीज़ ऐसा मान सकते हैं. और वो डिटेक्ट किया है कि नहीं किया वो अलग बात है, पर ये मान सकते हैं कि वी आर गोइंग इनटू अ मेटाबॉलिक क्राइसिस जो कभी ना कभी फटने वाला है. तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं? हमने ट्रेडिशनल और कल्चरल रूप भी देखा, और हमारा जो स्टेपल डाइट है क्या उसे ब्लेम करना चाहिए या फिर हमें आदत ही है जो हमें उस दिशा में ले जा रही है? आई डोंट वांट टू ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है. देखो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब हैं भाई. हम जो खाना खाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल खाना खाता हूँ. मैं बचपन से चावल खाता आया हूँ, मैं बचपन से रोटी खाता आया हूँ, दाल खाता आया हूँ. मैं आज भी वही चीज़ खाता हूँ और वो मुझसे कोई लेके नहीं जा सकता. लेकिन आई मेक श्योर कि आई एम ऑल्सो ईटिंग curd. I'm also eating my protein. I'm also eating my soya and all those things, right? तो वो चीज़ ऐड हुई, कुछ घटा नहीं है, ऐड हुआ है. और पोर्शन कंट्रोल हुआ है, कैलोरीज कंट्रोल हुआ है. आपके पास में जो नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब नॉलेज है. जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन उसको ऊपर उसके लेके जाना है, उसके ऊपर बिल्ड करना है आपको. तो आप ये मत बोलो कि यार तू साउथ इंडियन है, इडली मत खाओ, उसकी जगह पर तू मूंग का पराठा खा ले या मूंग का चीला खा ले. नहीं भाई, तू इडली खा, लेकिन उसको अपने बजट में जो आपके डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से खा ले, राइट. तो एक जो हमारे पास में एक बेस लेवल नॉलेज है, हमको ये समझना पड़ेगा कि दैट नॉलेज इज़ नॉट इनफ. उससे ऊपर उठना पड़ेगा. अगर आप उंगलियों पे कैलकुलेट करने रहोगे और सामने वाला बोलेगा यार कैलकुलेटर यूज़ कर ले, यू कांट रिजेक्ट दैट. कोई कैलकुलेटर से बोलेगा कि भाई लैपटॉप यूज़ कर लो, यू डोंट रिजेक्ट दैट. सो यू मूव विद better education and you become better, smarter. Right? That again could be very subjective, but I'm saying that we moved away from counting on fingers to calculators to laptops and future mein AI. Similarly, we have to move from what we were eating, learn more about what we were not eating, add those foods, build upon that. And that's the difference between us and let's say a more developed population. I see people in Japan, people in Europe, some of the healthiest populations around the world. It's not that they are eating something radically different. They're the same food which they've been eating for centuries, but now you will see vegetables on their plate, you will see protein on their plate, and they'll have portion control. मेटाबॉलिक क्राइसिस की जो बात हो रही है उसमें मेरे लिए तो अभी बहुत ज़्यादा वरिसम ये है कि पहले मेरे पास डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ वाले जो टीन्स एडोलेसेंट्स जो आते थे उनका एज होता था 16-17 को. आज मेरे पास जो आते हैं उनका एज है 12-13. ओके, इसके पीछे के दो फैक्टर्स हैं. अनफिट पेरेंट्स आर मेकिंग अनफिट किड्स. ओके, सेकेंडली हमारे यहाँ पर एक बहुत, मैं कहती हूँ गलत कल्चर है ऑफ शोइंग केयर थ्रू फूड. लव एंड केयर थ्रू फूड का जो है पैरामीटर है कि मैं मेरे बच्चे से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसको इतना खिलाती हूँ. ठूस के खाना खिलाओ बच्चे को. क्योंकि अगर बच्चा जब तक, एंड दिस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट मील ऑफ द चाइल्ड. बेबीज भी आजकल अगर आप देखो दे आर ओवरवेट. चबी बेबीज जो है
दे आर नॉट हेल्दी बेबीज, पर लोग यही एक नोशन है। हेल्दी बना दिए तो मतलब मैरिज फंक्शन या सोशल गैदरिंग में तो हेल्दी बना। हाँ हाँ, तो जैसे एक आई वॉज डूइंग वन स्कूल ऑडिट, स्कूल में ये बच्चे को एक देखा मैंने, तो वो बैठ के रो रही है और अपना जो पराठा है वो धीरे धीरे खा रही है, ठीक है। नाउ दिस चाइल्ड इज़ ओवरवेट, 7 साल की बच्ची है। 7 साल की बच्ची जो ओवरवेट है पर वो रोते रोते खाना खा रही है। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, कहती है मैम मुझे ये ख़त्म ही करना पड़ेगा। मैं बोला क्यों ख़त्म कर, तुम्हें भूख है? तो कहती है नहीं, पर क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है कि अगर रोटी वापस लाई तो देख। तो अब डर के मारे बच्चा खा रहा है, तो इधर प्यार के मारे खा रहा है या डर के मारे खा रहा है। हम हमारे बच्चों का जो नेचुरल क्यूज़ है, कि सटाइटी के जो क्यूज़ है, हंगर के जो क्यूज़ है, जब मैं लोगों को पूछती हूँ, इवन अडल्ट को, आपको भूख लगती है तब क्या होता है, लोगों को इस बात का जवाब देना नहीं आता, क्योंकि भूखा रहने ही नहीं दे रहे खुद को। इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, इतना बार बार खाना खा रहे हैं कि भूख क्या होती है ये किसी को याद ही नहीं आ रहा। और यही हो रहा है बच्चों के साथ भी, उनको भूख लगने से पहले ही हम कुछ ना कुछ पकड़ा दें। एंड द नोशन कि मैं जितनी ज़्यादा रोटियां खिलाऊँ या जितने ज़्यादा पराठे खिलाऊँ या वट एवर फॉर्मेट, ऑल कार्ब रिच ही होते हैं सारे के सारे, उतना मैं मेरे बच्चे के लिए अच्छा कर रही हूँ। और हमें ये अब तक वेल एस्टैब्लिश्ड है कि हमारे देश में जो मेटाबॉलिक क्राइसिस हो रही है, इस लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों बढ़ रहा है, वाई 30% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाउ, इज सिंपली बिकॉज हम कार्ब्स और फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हमारे लिए, और कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी जीरो है। शी मेंशन्ड कार्ब्स एंड फैट्स। इसमें से ना कुछ लोग जबरदस्ती में कार्ब्स को ही विलेनाइज करते हैं। वी आर ईटिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज फैट्स एंड वी आर ईटिंग वेरी लेस फाइबर। फाइबर बिल्कुल कम खाने की वजह से भी हो रहा है, यू नो, ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक इट बिगिन एट होम, और ये बच्चों से इट्स अलार्मिंग। लाइक मेरा दिल टूटता है जब हमारे पास 13 साल का glycated hemoglobin levels are at 12 for a 12-year-old, 13-year-old। और ऐसे में क्लिनिक में जब मेरे पास आते हैं तब मैं बच्चों के उनसे तो बात करती हूँ, पर फिर उनको बाहर भेज देती हूँ और उन पेरेंट्स से बात करती हूँ। खबरदार अगर आपने अपनी बच्ची को बोला कि तू कितनी मोटी हो गई है, आप क्या वज़न देखो पहले, द पेरेंट इनवेरिएबली इज़ ओवरवेट। उनका भी जो लेवल्स होते हैं सब गड़बड़ होते हैं। लाइक अपने बच्चे को बोलने से पहले खुद को पहले इम्प्रूव करो, आप करने लग जाओगे तभी बच्चा ऑटोमेटिक वो एनवायरनमेंट होने वाला है दैट दे विल इम्प्रूव। एंड दिस होल थिंग ऑफ यू नो हम इतने लेजी हो गए। मैं एक अभी रिसेंटली एक मोरक्कन पॉडकास्ट पे थी, दोज गाइज दे वर शॉक्ड टू नो कि अपने यहाँ पर 7 मिनट में जो चाहे वो पैकेज फूड मिल जाता है। मतलब बिल्डिंग के नीचे ही दुकान है, वहाँ तक जाने के लिए हमें 10 मिनट लगेंगे और हमें क्विक कॉमर्स जो है वो हमें ला देगा 7 मिनट में। और दे वर शॉक्ड टू नो दिस, लाइक क्यों आपके यहाँ मिलता नहीं है क्या? मतलब बिल्डिंग के नीचे ही होता है, पर हम आलसी इतने हो गए हैं कि हम वो एक चीज़ लेने नीचे नहीं जाएंगे, उतना भी नहीं चलेंगे मेरी जगह पे ही बैठ के। कैफ़े मैकडॉनल्ड्स और सबके बाहर बैठ के लोग ऑर्डर करते देखा है ना, वो लाइन होती है, इतनी लंबी लाइन है, लाइन में खड़ा कौन रहेगा, तो उधर ही कैफ़े में बाहर बैठ के स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, तो उसने बाहर ला के दिया। बहुत सारे केसेस हुए ऐसे, ये चलते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वी हैव जस्ट बिकम अ वेरी वेरी लेजी पॉपुलेशन। ज़्यादा पहले कुछ एक्टिव इन द से माई पेरेंट्स एंड ऑल, दे वर नॉट लाइक सुपर एक्टिव, पर एटलीस्ट वो लोग ये सब नहीं था, तो सब्जी लेने भी नीचे जाना पड़ता था, मार्केट जाना पड़ता था, स्कूटर पर ही भले जाते थे, पर उधर मार्केट में चलना पड़ता था, राइट? अब तो हम वर्क फ्रॉम होम है और हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और हम बैठ के ऑर्डर कर देते हैं सब चीज़। बच्चे भी यही सीख रहे हैं, बच्चे भी कहते हैं हम तो जाते थे ना लाने धनिया पुदीना लाने, कितने हमारा बच्चों का तो काम नहीं होता था, हम बड़े होते लाइक यू नो, आई यूज्ड टू ऑलवेज जोक दैट मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं जाके धनिया लाऊं, राइट? और पॉकेट मनी वहीं से निकलता था, 2-5 रुपए जो बचे। ऐसे काम मैं नहीं करती थी, मैं बहुत सीधी नहीं, बट स्टिल राइट। पर अब के बच्चे कहते हैं मम्मा ब्लिंकिट कर लो, बच्चे भी कहते हैं, उनको भी पता नहीं होता है, लाइक देन ऑर्डर मोर थिंग्स विद इट सो दैट यू विल नॉट हैव टू डिलीवरी। ये बच्चे को भी पता है, that's the thing, it's a scary situation. I think the bottom line is overconsumption, underutilization. Overconsumption of carbs and fats, and I saw one of your pieces on water.
कि a lot of time हम थर्ड सिग्नल को हंगर सिग्नल से कंफ्यूज Yeah. करते हैं एंड वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली इन यू नो फीडिंग स्टेट Yeah. खाते जाते तो मैं बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि डोंट गोस्ट योर बॉडी सिग्नल्स, लाइक तुम गर्लफ्रेंड को कर रहे हो बात अलग है, खुद के बॉडी के सिग्नल्स को क्यों कर रहे हो, एंड वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली इन दैट स्टेट, ओवर कंजम्पशन हो रहा है। दैट्स अ मेजर। आपने हंगर की बात की तो उसी से मैं ये दूसरा सवाल ऐड करना चाहूँगा कि आजकल लोगों की भूख सहन करने की शक्ति भी कम हो चुकी है, बिकॉज अवेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और हमारे जो स्टेपल इंडियन स्नैक्स है वो या तो नमकीन है या तो फिर वो डीप फ्राइड वाले हैं, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है मेटाबॉलिक क्राइसिस का कि स्नैक के हेल्थियर ऑप्शन नहीं है, और जो हमारे स्टेपल स्नैक ऑप्शंस है वो ही तले हुए, और जो आपने कहा कि फ़ैट भी ज़्यादा है वो वहीं से आएगा। फैट सिर्फ स्नैक्स से नहीं आता है, हम आप देखें घर की प्रिपरेशन जो होती है खाने की, वहीं से आपका पूरा फैट का इंटेक हो जाता है। ऊपर से फिर लोग रील्स बना देते हैं कि 21 चम्मच घी खा लो, तो इस तरह के फालतू बुलेट कॉफ़ी और ये कॉफ़ी वो कॉफ़ी से आप फैट कंज्यूम करोगे। 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ 9 कैलोरीज। 100 ग्राम फैट अगर कंज्यूम करोगे तो आपकी 900 कैलोरीज वहीं से आ गई। वहाँ पे आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करोगे तो 400 कैलोरीज, राइट। सो अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो एनर्जी अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, ईजिली कन्वर्ट्स। कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट होने में फिर भी टाइम लगता है, इट्स मोर डिफिकल्ट कन्वर्शन। लेकिन आपका जो डाइटरी फैट होता है ना, उसको फैट में कन्वर्ट होना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हुआ फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड बन गया, राइट। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि ये जो फैट का अपना कल्चर है ना, वी आर ए ग्रेविटेरियन नेशन। हम सब्जियां खाते नहीं है, और हमारी सब्जी में ना तेल ज़्यादा होता है, और मैं लिटरली ये चीज़ तो मैं अपने घर पे भी बोलता हूँ कि सारी सब्जियां एक जैसे ही टेस्ट करती हैं, और वो टेस्ट किस चीज़ का आता है, जो सब्जी डालने के पहले जो ग्रेवी ना, ग्रेवी का ही टेस्ट आता है। आप पनीर देख लो, आप भिंडी देख लो, या गिल की देख लो, या पालक। एक्चुअली रेस्टोरेंट की ये टेक्निक होती है कि उनके पास बेस ग्रेवी रेडी होती है और उसमें तड़का डाल देते हैं, उसी कारण उसका दैट्स इट। और हमारी आदत वैसी हो गई, और हमको लगता है कि यार नहीं, हम तो सब्जी खा रहे हैं। अरे सब्जी खा ही नहीं रहे हो आप ग्रेवी खा रहे हो, एंड ग्रेवी इज बेसिकली ऑयल, प्योर ऑयल, और इतना ऑयल डालते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब 10-20 ग्राम ऑयल तो वो लोग, आई डोंट नो, मोर देन दैट एक्चुअली। क्रीम भी तो डालते थे, ग्रेवी क्रीम। मतलब यार उसका राजन का मैं ये रील्स देखता हूँ, देयर इज अ गाय राजन, he makes these reels on दिल्ली में the guys who are making sandwich। तो सैंडविच वो बनाते हैं हेल्दी सैंडविच में फर्स्ट they'll take butter because somehow they think कि बटर में बनाया तो हेल्दी होगा, तो पूरा एक बटर उसमें, और वो लोग ऑप्शन भी पूछते हैं कि तेल में या बटर में। and somehow people think कि बटर is healthier than तेल, and घी is healthier than butter। घी तो अमृत है, क्या बोलो, मतलब this whole, भगवान की देन है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन, कार्ब कंजम्पशन, लाइक शी सेड, एंड ये हमारे घर के सबके साथ में ही गड़बड़ है। हमारे घर के खाने में भी प्रॉब्लम है। अब यहीं से कैलोरी की बात करना चाहूँगा। इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड वर्सेस बैड कैलोरी कि ऑल कैलोरीज आर सेम? क्योंकि बीच में मैंने आई थिंक एक पीस ऑफ कंटेंट देखा था, उन्होंने सारे डाइट्स को रखा था, लो कार्ब, लो फैट, फिर वीगन और वो सारे, और उनकी सारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बताई थी। अब इससे मेरा एक सवाल होता है कि आर और कैलोरीज द सेम, और आर देयर एनी गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज? तो उसके हिसाब से आप मुझे बताएं कि क्या है। राइट, सो कैलोरी इज बेसिकली यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल्स होती है, वैसे कैलोरीज होती है। तो एक यूनिट जो होती है वो गुड और बैड नहीं हो सकती, राइट। सो कैलोरीज गुड और बैड नहीं होती। अब वो कैलोरीज या एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, वो सोर्सेस, चॉइस कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान अगर एक पिज़्ज़ा खाए दिन का, जिसमें कि लगभग एक लार्ज पिज़्ज़ा में गैस अराउंड 1500 to 1800 कैलोरीज रहती है, जो लार्ज चीज़ पस्ट रहता है, वो अगर सिर्फ इंसान पूरे दिन में एक चीज़ पिज़्ज़ा खाए तो उससे भी वो वज़न कम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे उसकी भूख नहीं मरेगी, और देयर इज अ गुड चांस कि वो एक पिज़्ज़ा की जगह 2 खाएगा। तो 1800, अगर एक पिज़्ज़ा खाता तो वज़न कम होता, लेकिन वहाँ पे वो 2 पिज़्ज़ा खा रहा है तो उसका वज़न बढ़ रहा है, राइट। तो पिज़्ज़ा वुड बी अ बैड चॉइस, क्योंकि पैलेटेबिलिटी और सटाइटी यहाँ पे फिर आ जाती है, क्योंकि पिज़्ज़ा जो होता है वो हाईली पैलेटेबल होता है एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कंट्रोल देयर अर्जेस, कि एक पिज़्ज़ा खा के रुकेंगे नहीं, राइट। वहीं पे अगर किसी को अगर 1800 कैलोरीज चाहिए, 1800 कैलोरीज में बहुत सारा खाना आ जाएगा विच इज़ लेस पैलेटेबल एंड वेरी हाई इन सटाइटी। आप 100 ग्राम राइस जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपको 300-350 कैलोरीज मिलती है, 350 कैलोरीज
बट 100 ग्राम राइस इज़ फार मोर सैटिस्फाइंग देन अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा. उसी तरह से अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे, 100 ग्राम वेजिटेबल्स आर गोइंग टू बी even more satiating than 100 grams of Right. rice. Potatoes will be far more satiating. Right? So आपके पास में choices होती हैं food की, depending on the context, depending on आपके liking. And I'm not saying you have to go and eat super clean foods. 80-20 या whatever is your like comfort zone, वहाँ पे करके आप choices आपके good और bad हो सकते हैं. और जनरली लोगों को सिर्फ अपने choices जो है वो अगर सुधार लेंगे तो they can literally eat any food and get fit. Also, the calorie is a calorie concept is more applicable to weight loss when we are talking of only calorie deficit. But otherwise, every calorie has a nuance. So, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जैसे like he's speaking of energy density, but that same calorie is also bringing me different nutrients. तो मेरी प्रोटीन से जो कैलोरीज आ रही है वो अलग है, फैट से जो आ रही है वो अलग है, फाइबर वाले सब्जियों से जो आ रही है वो अलग है. सो एवरी कैलोरी लाइक यू नो हम एक पूरा बस 2000 कैलोरीज का हिसाब करके वैसा नहीं चल सकते, क्योंकि जैसे मैंने वज़न कम करने के लिए लाइक राइटरी सेड कैलोरी डेफिसिट हमें इस्टेब्लिश करना है. हम सिर्फ पिज़्ज़ा खा के भी कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं, पर उसके साथ में क्या हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट लूजिंग योर हेयर, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपके बाउल मूवमेंट्स ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, यू नो यू विल नॉट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. तो ये सब भी देखना ज़रूरी होता है. तो जब हम कैलोरी की बात करें तो इट्स अ यूनिट, यस, पर वो यूनिट किस चीज़ का है, ऑफ न्यूट्रिशन. लोग गलती ऑफ कोर्स इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी, पर वो एनर्जी हमें कहाँ से, सोर्स क्या है, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है. फूड हम मेजर करें ना, फूड में से कितनी कैलोरीज मिल रही है, उन कैलोरीज के साथ में बाकी भी चीज़ें मिल रही है. इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेफिसिट की बात है तो ठीक है, वो तो एटकिंस डाइट भी है, लाइक यू नो आई विल हैव ओनली rice and sugar water and I'll lose weight. Yeah. Calorie is a calorie. But was that healthy? No. They all lost weight, but then they also lost a lot of other stuff. आई थिंक मुझे यहीं बॉडी कॉम्पोजिशन की बात यहीं से मुझे ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल क्या है कि BMI पर हम लोग ओवर इंडेक्स कर रहे हैं कि हम विद इन हेल्दी रेंज, पर वो लोग वो नहीं देखते कि उनका कॉम्पोजिशन कैसा है. Composition क्या है? Yeah. कैन यू ऐड समथिंग? Yeah, I mean, I was gonna say the same thing कि हम जो खाना खा रहे हैं, as you were rightly saying before, कि there's a purpose to it. Energy is one of it, then the repair and the growth part. तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम जो एक तो से सरकारी सांड बन के बैठे हैं इतने बड़े, वो ऐसे ही हो गए, हमने जो खाना खाया है वो जाके बना है, राइट. सो प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, फैट्स भी जाके हार्मोन्स बनाता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर इज मेड फ्रॉम, तो रॉ मटेरियल थियरी भी समझनी पड़ेगी. अगर तुम एनर्जी को फोकस करोगे तो कैलोरी इज कैलोरी, बट देन अगर तुम्हें लॉन्जिविटी चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी बाल चाहिए, हार्मोन्स अच्छे चाहिए, तो बैलेंस में खाना पड़ेगा. एंड बैलेंस डाइट इज नॉट हम सब न्यूट्रिशनिस्ट का बनाया हुआ कोई कल्ट. देयर इज अ रीजन कि हर कोई कंपोनेंट का हमारी बॉडी में कुछ काम है, नहीं खाओगे तो उसकी डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स होंगे वो आएंगे, एंड दैट्स व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम. तो सप्लाई एंड डिमांड, यू इफ यू वांट टू फिक्स इट सस्टेनेबली. और इस बात का ध्यान रखना कि जैसे देयर इज़ नो सुपीरियर कैलोरी और देयर इज़ नो सुपीरियर फूड, कि किनोआ सुपर फूड है और ज्वार खराब है, या ज्वार मिलेट्स ईयर ऑफ द मिलेट्स है तो मिलेट्स एकदम ज़बरदस्त हो गए, बाकी सब कच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है. पॉइंट बीइंग कि जो लोग ये करते हैं ना कि दिस फूड इज गुड, दिस फूड इज बैड, वो कंसेप्ट गलत है. फूड का एक डोज जो होता है ना, दैट कैन बी गुड और बैड चॉइस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. आई थिंक क्रिश अशोक का एक बहुत ही अच्छी लाइन थी, मैंने उन्हें इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा है कि फूड इज़ लाइक बॉलीवुड मूवीज़, हीरो और विलन, बट इट इज़ मोर लाइक अ मलयालम मूवी, एवरी कैरेक्टर हैज़ अ न्यूआंस, वैसे एवरी फूड हैज़ अ न्यूआंस. तो इट वाज बैंग, और मैंने कहा कि ये का मोमेंट था. भाई खेल गया, नो बॉलीवुड वाज हर्ट हियर. हम खेल गए, नाइस. अब हमारे इंडिया में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो लोग अपना जो क्या कह सकते हैं कि जो अपना एजेंडा रखना चाहते हैं, तो उनके पास हर एक के पास अपना रिसर्च पेपर होता है, और वो कितना सही कितना गलत वो हमें तय करना होता है. आधे लोगों के लिए तो लेमैन है, मतलब उनके लिए तो है ही नहीं कि क्या कौन सा रिसर्च पेपर नहीं. तो कोई एकदम लेमैन इंसान है जिससे कोई भी न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, वो रील्स देख रहा है, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देख रहा है, और वो बोल रहा है कि लेटेस्ट स्टडी के और अकॉर्डिंग ये हो रहा है, ये हो रहा है.
तो उसे हम कैसे समझा सकते हैं कि भाई रिसर्च ऐसे पढ़ी जाती है? आपने एक शानदार पार्ट 1 बनाया था, आई डोंट थिंक उसका पार्ट 2 क्यों नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कन्वर्सेशन आप एक लेमैन को पॉइंट ऑफ दे दीजिए कि लिस्ट दे दीजिए कि पहले ये देखना चाहिए, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ब्लाइंड स्टडी, फिर क्या क्या देखना चाहिए ताकि वो लोग फैक्ट चेक कर पाए अपने बलबूते। पार्ट 2 पहले जिस इसलिए नहीं आया क्योंकि पार्ट 1 कोई देखता नहीं है। तो मेरे साथ में बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी, अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने पता है लाइक आई डिडंट मेक वीडियोस फॉर व्यूज़, बट मुझे लगा था यार एटलीस्ट कुछ लोग तो उसको देखेंगे एंड यू नो दिल, बट एक रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, क्योंकि आप बना रहे हो ना तो उसके पहले आप अज्यूम करते हो कि सामने वाले को कुछ तो बेस नॉलेज होना चाहिए। एंड आई विल टेल दिस ऑन रिकॉर्ड कि इंडिया में देयर इज़ वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड हाउ टू कॉम्प्रिहेंड रिसर्च। Statistics और probability were the subjects we hated when we were in school. और अभी मैं अगर किसी से बोलूँगा कि भाई रिसर्च इज़ बेसिकली दिस, तो वो नहीं सीखेगा। तो अभी रिसर्च के नाम पे हम क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कंक्लूजन, समरी, हम उसमें कहीं कुछ नहीं देखते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जब मैं रील्स बनाता हूँ ना उसमें रिसर्चेस मेंशन ही नहीं करता हूँ। आई ओनली टॉक अबाउट फिजियोलॉजी, मैं उनको मैकेनिज्म समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैकेनिज्म एक बार क्लियर हो गया ना तो फिर आप वो रिसर्च पे भी सवाल उठाओगे। क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था, there was some famous nutrition expert, उसने बना दिया एक रिसर्च आई, उसमें the research suggested कि यार spot reduction is true. Yes. True. मैंने कहा यार because he just saw the abstract, उसने पूरा पढ़ा ही नहीं। तो जब मैंने पूरा उसको खैर I didn't तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि यार अब अपने सर्कल में भी ना वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड रिसर्च। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आना चाहिए कि डेटा किस तरह से आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, जो डेटा है उसका बेस क्या है, आपने जो आपके उसमें, अब अगेन हाउ डू आई टेल यू विदाउट गोइंग इनटू, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। डेटा फजिंग इज़ रियल, Is real, yes. Oh, very real. तो रिसर्च में ना डेटा फजिंग इज़ रियल। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्टडी पावर। पहली चीज़ तो है कि इम्पैक्ट जर्नल्स आपको ढूंढने पड़ते High हैं। impact. कोई भी स्टडी हर किसी जर्नल में अगर पब्लिश हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि दैट्स अ गुड स्टडी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एक स्टडी किसी बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गई तो दैट इज़ ऑल्सो गुड स्टडी। क्योंकि एक बीच में स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने दे मेंशन कि IF इज लिंक टू हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंट्स, और इट वाज अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डन ऑन NHNS डेटाबेस। एंड आई हेट दोज काइंड ऑफ स्टडीज, क्योंकि वो सारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ रहती हैं और वो एक ही डेटाबेस है जिसमें 50-60 हज़ार वेरिएबल्स हैं, उसमें से जिसको अपने मेथड में उसको फिट करना होता है ना वो उसको फिट करके और कुछ भी कंक्लूजन निकाल देते हैं। क्योंकि वो लोग तो मर चुके हैं, राइट, वो लोग मर चुके हैं, उनके आपके पास में उनके लाइफस्टाइल के 50-60 हज़ार 10 हज़ार डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स हैं। उसमें से आप बाकी पैरामीटर्स को हटा दो, बोलोगे कि ये मरे हैं, इनकी 2 ये चीज़ें गड़बड़ थी, सो दिस मीन्स दिस। एंड गोल से पीछे वो उस तरह से भी करते हैं। तो ये बैस्टर्डाइजेशन जो रिसर्च में आप देखोगे, तो अभी जो आपका पबमेड है, विच इज़ वेयर दे कलेक्ट ऑल द स्टडी मटेरियल्स, उसमें लगभग 300 मिलियन रिसर्चर्स है, और वहीं पे एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें बोला है कि इसमें 75% ऑफ द रिसर्चर्स आर एब्सोल्यूट गार्बेज, Yeah. राइट। तो रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए एक 6 महीने का पूरा वर्कशॉप बन सकता है। यू कांट कवर दिस इन लाइक अ 5 मिनट और 10 मिनट और इवन अ 1 आवर लेक्चर। मैं यहाँ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो फेयर मॉन्गरिंग और स्केयर मॉन्गरिंग होता है उसमें एक हुक यही होता है, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये, तो मतलब लोग वहीं पर हुक हो जाते हैं और अथॉरिटी बायस हो जाते हैं कि भाई इसने साइंस पढ़ी होगी, इसने रिसर्च बोल रहा है, इसलिए वो हुक होता है। तो हाउ टू काउंटर दैट, वो मेरा कैसा है ना, जैसे इफ़ आई वांट टू प्रूव कि जैसे लौकी से वज़न घटता है, तो ये मुझे अगर प्रूव करना है तो मैं यही ढूंढूंगी। इट्स कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। सो इफ आई एम ऑपरेटिंग विद कंफर्मेशन बायस, तो मैं यही ढूंढने वाली हूँ कि कहाँ ऐसी स्टडीज़ है जो बता रही है कि लौकी इज़ अ मिरेकल फूड कि जिससे मेरा वज़न कम हो जाए। असली रिसर्च क्या होता है, या असली जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, वो क्या होता है कि मैं ये देखूँ कि भाई लौकी का वेट लॉस से, कैलोरी से कुछ कनेक्शन है या नहीं। आई गो विथ एन अनबायस्ड माइंड कि मैं ये देखूँ, मुझे नहीं, मैं कुछ भी ऐसे प्री कंसीव नोशन से नहीं जा रही। फेवरेटिज्म भी ना होनी चाहिए, आपको लौकी पसंद हो तो हाँ, राइट, यू नो, आई मीन मैं बार बार लौकी का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मुझे लौकी नहीं पसंद है, पर फिर भी तो वो न्यूट्रल भी तो वो बन सकेगा ना, और वो इतनी न्यूट्रल सब्जी है ना कि मतलब
उसका कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी The top 3 hated I like it. That's consultation forms. So करेला पसंद नहीं होगा. हाँ टिंडे भी, हाँ टिंडे नॉर्थ में ज़्यादा नहीं ये होते हैं ऐसा. बट एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट के अगर मैं ये कंफर्मेशन बायस साइड पे रख के न्यूट्रल अगर रिसर्च करने की कोशिश करूँ तो दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रू रिसर्च व्हेन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स. और दूसरी बात ये होती है कि जैसे अभी हम इंस्टाग्राम और सब पर यही देख रहे हैं कि कुछ भी स्टडी कोट कर रहे हैं, राइट. आजकल तो मुझे ना ऐसे डीएम आते हैं, जैसे मैंने परसों एक इस पर बनाया व्हाट आई हैड मेड अबाउट ACV वाला था. हाँ तो उसमें ACV हो गया, कुछ और था, बट एनीवे एप्पल साइडर विनेगर पे मैंने रील बनाई कि एप्पल साइडर विनेगर मत पियो, उससे कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, ठीक है. तो उस पर लोगों ने मुझे DMs में स्टडीज़ बताए, ठीक है. अब ये लोग अब ये लोग क्या ढूंढ रहे थे कि एप्पल साइडर विनेगर से तुम्हारा ग्लूकोज कंट्रोल होता है या नहीं, ठीक है. पर ये लोग वो जाके ये नहीं ढूंढ रहे थे कि एप्पल साइडर विनेगर से डेंटल एनामल कितना इरोड होता है, गैस्ट्राइटिस कितना हो रहा है, गर्ड कितना बढ़ रहा है, क्योंकि उनको वो देखना ही नहीं है. बस ग्लूकोज की पड़ी. मुझे एक ही, सो मैं अगर उस घोड़े की तरह हूँ जिसको आजू बाजू कुछ दिखे, इतने ब्लाइंडर्स अगर है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू रिसर्च. तो हमें एज कंज्यूमर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन या किसी को भी whoever is watching this podcast, उनको भी आपको ये समझिए कि आप देख क्या रहे हो उसमें. उन्होंने कोट किया, अपना भी दिमाग लगाइए, थोड़ा जाके पढ़िए ना, वो इट्स अवेलेबल राइट आउट देयर. मोस्ट स्टडीज जो आजकल ऐसे कोट करते हैं वो हमें इंटरनेट पे मिल जाते हैं, फ्री अवेलेबल, फ्री एक्सेस होते हैं ये, तो आप वो देखिए. दूसरी बात ये देखिए कि जो उसमें लिखा हुआ है वो एक्चुअली ह्यूमंस पर किया है क्या. मेजॉरिटी ऑफ देम आर रैट्स पे होता है, या बहुत ही कुछ अपना नसीब बहुत अच्छा हो तो बैट्स पे होगा, यू नो, वेल इट्स सम और द अदर से एनिमल दैट इट इज, एनिमल स्टडीज में होता है. और तीसरी बात ये होता है कि अगर लुक एट द एन, what is the number of people that they have tested, sample size तुम्हारा क्या है. कोई ये भी कहेगा कि हमने randomized control ट्रायल किया है, डबल ब्लाइंडेड स्टडी है, लाइक यू नो वी हैव गॉट लाइक अनदर वन लाइक प्लेसिबो कंट्रोल भी, प्लेसिबो में भी डबल ये है ब्लाइंडेड. पर फिर भी आप देखिए कि अगर आपका सैम्पल साइज इज 15, 20, हाउ कैन यू अप्लाई दैट टू अ लार्ज पॉपुलेशन. तो ये भी देखना ज़रूरी हो जाए. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सी. एंड ऑफ कोर्स इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, कहाँ पर वो पब्लिश हुआ है. इफ इट इज समथिंग दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन नेचर, देन यू आर गोइंग टू गिव इट अ हायर वैल्यू. I don't want to take another example, but in a journal with a lower say rating, a lower impact factor, you know which one I'm talking about. तो उसमें you know तो उसके तरफ हम उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, फिर तो वो भी रहता है. so बहुत सारी जो स्टडीज मिलती है ना वो पता चल भी जाता है, स्टडी देख के पता चलता है. ऑल्सो फंडेड, किसने फंड किया. मैं वही कह रहा था, वो फंड. अच्छा, पर मैं ऐसा, यू वांट टू ऐड समथिंग, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये स्टडीज, चलो हम पहले तो ऑडियंस को, कॉमन ऑडियंस को समझना, इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट. हमने पहले ही थोड़ा एस्टेब्लिश कर लिया, दिस इज जस्ट दिल को मनाने के लिए गालिब. अच्छा, हम ये बस ऐसे ही डिबेट्स में जा रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन कि इसने ये बोला, इसने ये बोला. मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हाउ अबाउट वी सेट द फंडामेंटल्स राइट. हमें वो करना नहीं है, वी आर वरीड अबाउट एप्पल साइडर विनेगर काम करेगा नहीं करेगा. आपने बात की थी नॉवेल्टी की, वो खास है. तो और जस्ट टू ऐड ऑन दैट पार्ट एज वेल कि हम सबको लगता है कि वी ईट वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. हम गिन चुन के 15-17 आइटम घूम फिरा के खा रहे होते हैं, और उसी में भी कॉम्बिनेशंस होते हैं. तो आई थिंक वी ऑल हैव टू सेट द फंडामेंटल्स राइट पहले, उसके बाद स्टडी पढ़ना सीखना बहुत दूर की बात है यार. दिस इज वे, हम बहुत फार फेच सोच रहे हैं, फंडामेंटल्स आर नॉट राइट. और अब जाओगे ना तो घूम फिर के यू विल कम बैक टू बेसिक्स ऑलवेज. इसलिए मैं पता है हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब भी ऐसे कुछ फालतू चीज़ें देख रहे हो ना, हमेशा WHO फैक्ट शीट उठा के देखो. उसमें सारी चीज़ें लिस्टेड होती हैं, उसमें एक एक चीज़ के बारे में क्या करना है, कॉजेस, इफेक्ट, सिम्टम्स, when to worry, when not to worry, all those things are mentioned. And yeah, ठीक है, I know people hate WHO because of some stupid propaganda, because of some people or the other. But look, it's an agency which does not derive anything from making people sick. The agency exists to make people healthier, right? उसको ऐसा भी नहीं है कि फार्मा की तरह उसको वहाँ से लोगों के
बीमार होने से पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना, राइट? सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव दिस। एंड सारी कंट्रीज़ की जो टॉप मेडिकल बॉडीज़ हैं, दे डोंट वांट पीपल टू गेट सिक। तो हमारा कहीं ना कहीं वो एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा। हर्ट्स पीपल। जब लोग बोलते हैं ना कि ये न्यूट्रिशन पिरामिड, इसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं और फैट्स कम है, जबकि हम तो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं तो मेरी मिर्गी ठीक होगी। भाई तुझे मिर्गी थी कब? मतलब थी भी नहीं और तेरी ठीक भी हो गई। एंड दे आर लाइक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, बट कभी फॉलो ही नहीं किया उन्होंने वो। पहले वो जो लिखा हुआ है प्रोटोकॉल में वो पूरा पढ़ तो लो, उसको फॉलो तो करो। उसको फॉलो करने के बाद में अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार दिस थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, इट्स बैड, then it's understandable. Then the government will take initiatives, then people will change the approach. It's not working क्योंकि आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो उसको, and then you are anti-establishment. So थोड़ा सा वो वोकिज्म जो है ना, अभी वो खुद का वोकिज्म भी नहीं है, बोरोड वोकिज्म। एक और बहुत मज़ेदार इंसिडेंट हुआ था। मैंने एक रील बनाई थी जहाँ मैंने कहा था कि ये जो फैट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है PCOS हाइपोथायराइडिज्म के लिए, सुबह उठते ही 1 चम्मच घी खाओ वाला, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। यू आर एडिंग योर कैलोरीज और उससे कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग, नो डेटा, नथिंग टू सपोर्ट दिस। ओके, एक भी रिसर्च पेपर नहीं है। अब जब मैंने कहा कि एक भी रिसर्च पेपर नहीं है, तो लोग मुझसे कहने लगे कि नहीं, आप मुझे बताइए कि ये अनप्रूवन है। तो बोला भैया कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ, हाँ, कि मैं बोला ऐसा है ना, जब रिसर्च होता है तो उसमें भी उनके बजट्स होते हैं, उनको तय करना पड़ता है कि दे हैव टू डिसाइड कि ये हम किसको, हम ये जो पैसे लिमिटेड है फंडिंग, कौन सी स्टडी को देने वाले हैं। अब जब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फैट कोई एडिशनल डाल रहे, इफ वी आर इंक्रीजिंग कैलोरीज इन अ सिनेरियो कि जहाँ पर ऑलरेडी कैलोरी बैलेंस का प्रॉब्लम है, इनसे PCOS फॉर एग्जांपल, तो कोई भी इस बेमतलब की चीज़ में पैसे नहीं डालेगा। वो जो पहला राउंड होता है ना, जहाँ पे हाइपोथेसिस प्रेजेंट करना होता है, उसी राउंड पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। पर अब ये मैं किसको समझाने जाऊँ इंस्टाग्राम पर कि ऐसा होता और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई चीज काम कर रही है तो उसको प्रूव करना होता है कि वो चीज काम कर रही है। हाँ, डिस्प्रूव नहीं करना होता है। भाई आपके पास में अगर आप इतने कॉन्स्टेंट से बोल रहे हो, अगर वो स्टडी नहीं है तो फिर आप जी। अब लास्ट में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं एक टेनिस क्लब में जाता हूँ, तो वहाँ हमारे जो सर हैं, ही इज़ आई कैन से इट इज़ द फिटेस्ट 60-year-old आई हैव प्लेड विथ। अब उनका हेल्थ लिटरेसी उतना है नहीं, पर वो टेनिस खेलते थे तो वो एकदम फिट रहते थे। अब रिसेंटली उनके बेटे ने उनको एप्पल वॉच वहाँ से भेजी है, कनाडा से। सो ये स्टार्टेड वेयरिंग इट। अब एप्पल वॉच में कभी भी आप टेनिस खेलते हो, देयर इज़ अ एग्जॉशन पॉइंट, मतलब 20-25 रिलीज होती है, तो बट नेचुरली हार्ट रेट इंक्रीज हो गई होगा। तो उसमें उन्हें अलार्म दिखा हार्ट रेट में, वो सीधा भागे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, और लिटरेसी नहीं है तो सीधा वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागे और उन्होंने कहा कि भाई मेरा कुछ होने वाला है, अभी 58 तक को कुछ नहीं था, अभी ये इसने भेजी मुझे वॉच, तो वॉच के कारण मुझे लग रहा है कि मेरा हार्ट नॉर्मल नहीं है। अब मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आजकल हेल्थ टेक का ज़माना है और सब लोग CGM लगा रहे हैं, या तो फिर वो बैंड, वो तो अच्छा ही है, मैं तो उसका या फिर आपकी हार्ट रिंग है वो है, तो सबको मतलब एक स्टेटस सिंबल है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मैंने कुछ वेरिएबल पहना है तो मैंने विदाउट एनी सेइंग मैंने आपको बता दिया है कि आई एम अ फिटनेस फ्रीक। मेरी तो भी कोई वादा नहीं होगा। सिग्नलिंग, हाँ एग्जैक्टली, वो एक स्टेटस आ जाता है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे हाथ में है, भले मैं मोटा हूँ, मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं फिटनेस की जर्नी पे हूँ। और मैंने आजकल तो CGM और वो सब कुछ टोन वालों पर ही मैंने देखा है कि भाई उन्हें टोन दे, दे आर आउट ऑफ शेप एंड देन दे स्टार्ट डूइंग दिस हेल्थ टेक वर्जन ऑफ इट। तो आपका क्या मानना है कि व्हाट इज़ द रियल वे टू अप्रोच दिस, क्योंकि डेटा इज़ नॉट द राइट वे। मुझे लग रहा है कि आप CGM जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आप डेटा से ये पता लगा लोगे कि इससे ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, इससे कम होता है, ये चीज़ अच्छा है, ये मेरा मेंटेनेंस के लिए अच्छा है, पर उसके भी कुछ नुआंसेस होते हैं, वो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। उसी कारण हेल्थ लिटरेसी भी ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हेल्दी वेरिएबल्स आर नॉट फॉर ऑल, ये मेरा मानना है, तो आप क्या मानते हो? ट्रैकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रैक कर सकते हैं। इट्स वन मोर डेटा पॉइंट जो हमें बता रहा है। जैसे अभी आपने वॉच पहना है, एप्पल वॉच पहनो, गारमेंट पहनो, जो भी है, एटलीस्ट क्योंकि हम एक ऐसे भ्रम में भी रहते हैं लोग कि हम बहुत थकते हैं दिन भर, बहुत मेहनत करते हैं,
हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है. दिस हैपेंस मोर विद women who are getting tired with housework. घर में मैं काम कर रही हूँ तो मेरी इतनी मूवमेंट होती हूँ. अब ऐसे में हमने अगर उनको उनका स्टेप्स ट्रैक करने को बोल दिया, मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं, और उसमें बताया कि भाई तुम 1000 स्टेप्स ही चले हो दिन भर में, ठीक है, तो एटलीस्ट इट शोज देम अ पिक्चर कि गेमिफिकेशन तो बात की बात है, बेस डेटा तो पता चलता है कम से कम कि भाई सच में आपकी मूवमेंट हो रही है. सो ट्रैकिंग इज़ अ गुड थिंग. आई वुडेंट लाइक से कैन इट कम्प्लीटली, पर आप वो ट्रैक करके फिर उसका आगे क्या कर रहे हो, मतलब जैसे आपने कहा कि CGM डिवाइस लगा के मैं उस डेटा का कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आई एम स्टिल आउट ऑफ शेप, तो फिर फ़ायदा क्या, राइट? यू नीड टू ट्रैक करो, हर चीज़ ट्रैक करो. आई एम अ ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ इवन ट्रैकिंग योर फूड. आप ट्रैक करो तो समझ में आएगा कि कितना खाया है दिन भर में, वरना सब इनविजिबल है. मन में मान के चलोगे कि मैं तो बहुत हेल्दी खा रही हूँ, पर आपने जो आते जाते जो खाया है वो कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट? सो दैट इज़ फाइन. डिवाइसेस से मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कुछ, पर हो जाता है ये कि उसका एक अब्यूज़ होने लगता है कि जैसे अभी एंड द डिवाइसेस आल्सो प्रमोट दैट, राइट? क्योंकि जैसे आप गेमिफिकेशन की बात कर रहे हो, आप दे विल प्रमोट यू टू शेयर डेटा विद एवरीवन. दोस्त को बताओ मैंने वर्कआउट किया, तो अभी वो वर्कआउट आई नो ऑफ पीपल कि जो उनके स्टेप काउंट्स हुए नहीं. ये पहले एप्पल वॉच में ये प्रॉब्लम आता था कि जब अगर आप सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे हिलाओ ना तो वो स्टेप गिनता था. तो एक दूसरे को दिखाने के लिए, तो मेरे स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए लोग बैठे बैठे हाथ हिला रहे हैं. CGM डिवाइसेस की अगर बात करें तो उससे आई फील कि वो जो जिस इंटेंशन से वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया गया था, बहुत नेक इरादा था कि भाई जो जिनको डायबिटीज है, इंसुलिन ले रहे हैं, वो आप ट्रैक कर सको कि तो इट विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफस्टाइल. अब वो हो गया है गिमिक. तो हर कोई जो है वो जैसे अभी एप्पल वॉच पहन के दिखाते कह रहे तुम्हारा एप्पल वॉच तो तुम नॉन इन्वेजिव डिवाइस है, तो अब मैं इन्वेजिव डिवाइस लगा के चलूंगी, तो मैं तो मेरा पैच पहन रही हूँ, तो मुझे हर चीज़ का पता लग रहा है. अब मुझे बताइए वो क्या बता रहा है आपको डिवाइस के? यही बता रहा है कि आपने कौन सी चीज़ खा के आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है. आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी ड्रॉपिंग सम kgs वेट, राइट? आपको फैट कम करना है, इतना ही करना है. अब ये तो आपने पिज़्ज़ा खाया, वो डिवाइस शोर मचाएगा, राइट? आपने जैसे कुछ जूस पी लिया तो वो डिवाइस शोर मचाएगा. ये जानने के लिए कि पिज़्ज़ा और जूस मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे कोई इन्वेजिव डिवाइस लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, यू डोंट नीड इट. तो ऐसे में इसका अब्यूज है ना. इंस्टाग्राम पर तो आजकल जो हैंडल्स चल रहे हैं वेयर पीपल आर लाइक मैंने ये खाया तो मेरा ग्लूकोज कम हुआ, और मैंने ये खाया तो शेयर होते हैं अब तो पूरी, मतलब आप देखोगे आपके एल्गोरिदम में दिखेगा कि यही हो रहा है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ अब्यूज. तो दारू पीने से ग्लूकोज कम हाँ, ग्लूकोज कम होता है. अब अगर एंड ग्लूकोज स्पाइक्स बाय कॉन्सेप्चुअली, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं ग्लूकोज स्पाइक्स के हिसाब से जाऊंगी तो मैं घी पीऊँ, मैं बेकन खाऊं, मैं हाँ, तो मेरा ग्लूकोज स्पाइक होने नहीं वाला है. इट विल स्टिल रिमेन बिलो द लेवल्स, क्योंकि बिलो द लेवल्स का चक्कर है, राइट? क्योंकि अल्कोहल पीऊँ तो और डिप होने वाला है. तो उसका मतलब ये क्या कि मैं शराबी बन जाऊँ? दैट इज द हेल्थ जोन. ऑफ कोर्स इट इज इन. सो आई थिंक मेरे थॉट्स भी अमिता की तरह है. लोग ट्रैकिंग इज इम्पॉर्टेंट, एंड स्पेशली आज के ज़माने में जब लोगों को लगता है कि दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट, समटाइम्स ट्रैकिंग कैन बी ए बिग लाइक अ रिपोर्ट कार्ड उनके सामने. क्योंकि कई लोग जो होते हैं उनको लगता है कि यार हम तो बहुत सोते हैं, हमारा हाइड्रेशन तो बहुत अच्छा है, हम खाना तो सब बढ़िया ही खाते हैं, और बढ़िया मतलब उनको लगता है कि वो सब सही खा रहे हैं. बट व्हेन दे ट्रैक इज़ व्हेन वी रियलाइज कि कितना गड़बड़ कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, as like coaches, like when we have coaches, when we have more data, we have much more variables to look at and understand कि इसका वजन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हेल्थ पैरामीटर्स ख़राब है, नहीं ख़राब है, तो क्यों है. पहले हमको इंसाइट्स मिलती नहीं थी कि भाई ये बंदा कितना सो रहा है. वो सिर्फ बोलता था हाँ अच्छे से सो लिया. अच्छा मतलब क्या, कितनी रेम स्लीप है, कितनी डीप स्लीप है, कितने घंटे सोए, कितने नैप्स ले रहे हो, राइट, कितने स्टेप्स चल रहे हो. तो ट्रैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अब ट्रैकिंग का बास्टर्डाइजेशन कहाँ हो जाता है, जैसे डिवाइसेस लाइक CGM मॉनिटर. अगेन लाइक हर, आई एम नॉट सोल्ड ऑन द आइडिया ऑफ मेजरिंग योर ग्लूकोज स्पाइक्स. क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्लूकोज स्पाइक्स के बेसिस पे अपनी हेल्थ मेजर करना चाहोगे तो आप प्रोटीन भी नहीं खाओगे, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाओगे, क्योंकि प्रोटीन में ल्यूसिन होती है, ल्यूसिन स्पाइक्स योर ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्पाइक करते हैं, ग्लूकोज क्या स्पाइक नहीं करता है, आपका फैट्स जो होते हैं वो पूरे आपके स्पाइक नहीं करते हैं.
अल्कोहल आपकी स्पाइक नहीं करती है, नेगेटिव कर देती है। तो आप अगर उस बेसिस पे जाओगे कि यार CGM, तो डायबिटिक्स को तो सिर्फ फैट खाना चाहिए और दारू पीना चाहिए। हाँ, और अभी हो सकता है कि इस डिस्कशन के बाद में अल्कोहल वाले भी अपनी नई ब्रांडिंग सोच लें कि लो GI अल्कोहल। मेरे पापा को है डायबिटीज, कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? लो GI लोज पर एनी ब्रांड नहीं? right? So CGM tech is complete gimmick, and this whole insulin thing, I think this glucose goddess, right? Dude, Oh my God. so nonsense. And then simultaneously you launched the And that's anti-spike been, pill, yeah. which is complete, like this is where science can get like really bad, and I hate this part of science. Insulin spikes are not bad for you. They're इंसुलिन normal. स्पाइक मतलब क्या हो रहा है कि जब आपकी बॉडी में एक्सेस ब्लड ग्लूकोज हो जाता है, आपकी एक नॉर्मल रेंज होती है कि भाई आपका 90 to 110 mg पर डीएल जो आपकी रेंज है 4 से 5 ग्राम ग्लूकोज होता है, जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको आपको ऑर्गन्स में आपको सेंड करना पड़ेगा, आपको मसल्स में सेंड करना पड़ेगा, या आप उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करोगे, राइट? तो उसको पुश करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता पैनक्रियास, और जब तक उसमें इंसुलिन नहीं होगा ब्लड में, तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, जो ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, ग्लूकोज इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज अगर डायरेक्ट अंदर जाएगा तो वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली तो उसके लिए आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको हम ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, वो तो वो सरफेस पे आते हैं, GLUT 1 GLUT 2 एंड जो GLUT 4 एंड सो हर एक ऑर्गन के लिए अलग एक ब्लड ट्रांसपोर्टर होता है। तो जब ये ट्रांसपोर्टर्स सेल के सरफेस पे आते हैं और इंसुलिन की प्रेजेंस में ही आते हैं, वो या तो इंसुलिन मीडिएटेड ट्रांसडक्शन होगा या फिर आपका एक्सरसाइज मीडिएटेड ट्रांसडक्शन होगा। तो ये ट्रांसपोर्टर सेल के सरफेस पे आते हैं, तब वो ग्लूकोज को ट्रैप करके अपने साथ में लेके जाते हैं। इंसुलिन नहीं होगा तो नहीं, फंक्शन नहीं पता लोगों को इंसुलिन का, उन्होंने डायरेक्ट उसे पॉइजन जैसा बना पॉइजन बना दिया है। और ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा तो इंसुलिन नहीं आएगा। एग्जैक्टली। इंसुलिन एंड आई और थिंक स्पाइक से ज्यादा कांस्टेंट एलिवेशन दैट इज द मेन कल्प्रिट मेरे हिसाब से। अगर कॉन्स्टेंट ये आपका इंसुलिन Exactly. एलिवेटेड है और वो होता नहीं है, आप खाना खाओगे इंसुलिन ड्राइव होगा और उसके बाद That में is in आपका आ जाएगा। metabolic state. अगर कांस्टेंट हाइपर इंसुलिन में हुआ है तो दैट इज डायरेक्ट कोरिलेशन टू आइदर डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो नॉर्मल लोगों को तो ये इंसुलिन स्पाइक की जरूरत ही नहीं। नॉर्मल लोगों को इंसुलिन स्पाइक के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। आप अपना HbA1c मेजर करो, आप अपना होगा या टेस्ट करवा लो, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा लो, दोनों चीजें नॉर्मल है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में डरने की कोई जरूरत नहीं, राइट। इंसुलिन स्पाइक से डरने की कोई जरूरत नहीं। लाइक और उसको ट्रैक करना है, लाइक पूरे टाइम दिन भर है और उसके ऊपर वीडियोस बनाना महापूरे है। How life can be. You can end it. No, I mean, I just wanted to add one more important factor. This increases a lot of anxiety in a lot of patients. Constantly ये जो तुम्हारा चल रहा है, and एक्चुअली आपने स्लीप की बात की थी, तो मैंने एक स्लीप डॉक्टर के साथ बात की थी। आपने जो बात की वही थी, ऑर्थोप्सिया हो चुका है कि लोगों को ट्रैक करने के बाद जो स्कोर उन्हें 79 आ रहा है, तो मैंने कहा मैं इतना अच्छा सोई थी 79 कैसे आया? तो उसके कारण दूसरे दिन नींद नहीं आती कि आज जो मेरा Performance pressure. 70 हो जाएगा, 70 होता है। People, that's what I told you that. People have to perform well in sleep as well now. because यार after being in this industry for good 11 years now, एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है, मोटा मोटी जिनको सीरियसली हेल्थ के बारे में कुछ करना है, दे नो डेफिसिट में खाना है, बैलेंस खाना है वगैरह वगैरह, बट देर इज अ मेस्ड अप रिलेशनशिप विद फूड सिंस चाइल्डहुड एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ रूट्स इन योर मेंटल हेल्थ टू। तो ये जो कॉन्स्टेंटली वेरिएबल, ये जो CGM वाला पर्टिकुलर पार्ट है, इट जस्ट प्रोपगेट्स दैट मेस्ड अप रिलेशनशिप विद फूड। वी स्टार्ट लुकिंग एट फूड एज गुड एंड बैड वगैरह वगैरह, हाँ, विच वी एस्टैब्लिश कि एक फूड तो आइसोलेशन में होता नहीं। वेयरएज डेटा की बात आती है तो डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक ब्लड रिपोर्ट्स। इंसुलिन की बात आ रही है तो इट्स कॉज एंड इफेक्ट। तुम बारिश में जाओगे गिल्ले होगे, इसमें तुम पानी को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि कैसे हो? नहीं, इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी। अगर तुम ग्लूकोज खा रहे हो और इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा है, दैट्स वेयर द ट्रबल है। That's a bigger problem. We have to realize that. खाली ये जो fancy words आ रहे हैं उसको देख के ज़रूरी है नहीं है कि डरना है हमें। Food is primarily our friend. Food is the last thing that we should be scared about, and that's what I think I want to end this on from my side at least. Yeah, so on that note, I also like to thank you all of you because क्या मुझे लगता है कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था। मुझे लगा था कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज स्कैर मॉन्गरिंग का ही है और मिस इन्फॉर्मेशन का ही है, और मेरा इंटेंट भी यही था
कि हम 4 लोग मिलके एक ऑप्टिमिस्टिक वे में फूड को एक बेटर हेल्दी रिलेशनशिप हम लोग खुद इनके साथ बिल्ड कर सके. सो थैंक्स अगेन. I want to tell one thing. Look, I really enjoyed this discussion. I want the audience to know कि उमेश का मेरे से कोई connection नहीं है. Amita, this is the All of first us are- time actually I'm meeting her. But you'd see that in this discussion, most of us converse on the same point, which further proves the point कि science is universal. Exactly. When people have divergent views or like polar opposite views, it's either because they are not following a universal approach or a universal science. सो रूट सबके सेम है, खाली ऊपर फल सबके अलग है. And science makes sense. Yeah.